We are starting today new topic, Unit 6 we are starting, and I hope we have already completed 1, 2, 3, 4 unit as well as Unit 5 also. पांच यूनिट भी हमने कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किया है. ओके, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस Unit 6. Okay, so I hope you understand, and let's begin today's class. Okay. So once again, I welcome you all on this Filler Form app, and this is we are targeting 2024, and you can pay just 2,499 rupees, and by paying this, you can get our course. Okay. Now see, here I am your mentor Dinesh Kamli Brahmane, and see, and these are the platform. I am taking the classes, regular classes on air, but you can meet me on YouTube also. Okay. If somebody wants to get a discount, then this is the discount offer Dinesh10. By using this code, you can get 10% discount. Okay. Chaliye, and here is the team of all these subjects. First paper, and our teachers are really well trained, well experienced, and they are teaching you very well. So join first paper and second paper both. I am teaching second paper English literature, and now see. So today we are going to discuss. This unit we are going to discuss Unit 6. Okay, Unit 6. And in this unit, the mentioned topic is English in India. What is the history of English, evolution, and how? What are the futures? Yeah, what is the future of the English language? So we will discuss these all topics. We will discuss here. ये सारे topics हम लोग चर्चा करेंगे. History, origin, है ना, language formula, future of English, introduction of Indian English literature. Okay, this is the topic here, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. इंडिया में किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर आया उसकी हम बात करेंगे. इंडियन इंग्लिश राइटर्स कौन कौन है उनकी हम बात करेंगे, पोएट्स, ड्रामाटिस्ट, ये सब. ठीक है, पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया. है ना, लिटरेचर के पहले हम क्या देखें कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी क्या हिस्ट्री रही है. तो लिंग्वा फ्रेंका का मतलब ये है, इट इज अ कॉमन लैंग्वेज which is used for all, which is used by all the Indians. है ना, it is a common language in India. There are thousands of, है ना, lakhs of thousands of languages are there, and many people speak many languages, different languages. And when Britishers came in India, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उनको एक कॉमन ऐसी लैंग्वेज को सबके इसमें स्प्रेड करना था जो वो भी समझ सके और इंडियन भी समझ सके आपस में. So they can communicate, and so that they can do business, trade, etc. सो दिस इज लिंग्वा फ्रेंका लैंग्वेज. फिर यूएनओ की 6 भाषाओं में से वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज. यूएनओ में 6 भाषाएं हैं, उसमें से एक इंग्लिश भी है. फिर हम देखते हैं द इंडियन ब्रिटिश एनकाउंटर. अब यहाँ देखिए, जो भारत में जो ब्रिटिश राज रहा है उसने भी क्या है, इंडिया में इंग्लिश को बढ़ावा दिया. फिर पर्पज ऑफ लर्निंग इंग्लिश. पर्पज क्या था मेन, है ना, जो इंडियंस है, पर्पज ऑफ लर्निंग इंग्लिश बाय इंडियन इज ट्रेड एंड कॉमर्स. बेसिकली, है ना, जो मेन पर्पस था इंडियंस का अंग्रेजी सीखने का वो था ट्रेड एंड कॉमर्स. फिर राइटिंग अबाउट सोशल फॉर रिफॉर्म, है ना, जो सोशल रिफॉर्म है उसके बारे में लिखना है तो इंग्लिश में लिखे. दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. अंग्रेजी को बढ़ावा देने का एक और उद्देश्य था वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में लॉन्च करना. कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, ये सारे जो है इन सबका भी कहीं ना कहीं इंग्लिश को बढ़ावा देने में योगदान रहा है. प्री कॉलोनियल पीरियड. अब देखिए यहाँ पर प्री कॉलोनियल यानी जब हम कॉलोनी नहीं थे, यानी उपनिवेश नहीं बने, यानी वो सीधे सीधे व्यापार कर रहे थे, है ना, सिर्फ व्यापार कर रहे थे. बाद में भारत को वो उपनिवेश बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं. सो एट दैट टाइम व्हाट वाज हैपनिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 1599 में. ठीक है, यानी लंदन से बंगाल, पश्चिम बंगाल, है ना, टू इंडिया, यानी पहले बंगाल में वो आते हैं फिर पूरे इंडिया में फैलते हैं. चार्टर एक्ट 1813 में आता है. यहाँ पर क्या किया जाता है कि अंग्रेज भारत में, देखिए, मतलब अप्रॉक्स 1600 में आ गए, यानी 213 ईयर्स के बाद में लगभग, है ना, 213 ईयर्स के बाद में क्या होता है, इंग्लैंड ब्रिटिशर्स कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं. वो क्या है, भारत में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपीज एवरी ईयर फॉर इंडियन एजुकेशन. ये देखिए, है ना, इंडियन एजुकेशन, ये देखिए, ग्रांटेड 1 लाख रुपीज एवरी ईयर फॉर इंडियन एजुकेशन, यानी भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए उन्होंने
अनुदान देना शुरू किया। आज की तारीख में आपको पता है ये यूजीसी है, यूनियन है ना, ग्रांट कमीशन है, यूजीसी है ना, वो क्या करता है, विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी को ग्रांट यानी अनुदान जारी करता है। पहले यहाँ पर शुरुआत यहाँ से हुई है भारतीयों की शिक्षा के। उस समय का 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता था। फिर हम देखते हैं जो ओरिएंटल एजुकेशन है ना, यानी यहाँ पर देखिए ओरिएंटल अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंटर इन इंडिया। सबसे बड़ा ये देखिए, अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंटर इंडिया इन लार्ज नंबर्स। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर 1813 के एक्ट में ये प्रावधान किया गया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, उनको जो है भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई लीगली, और वो क्या कर सके, स्प्रेड कर सके। आप भारत में आज जो क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन रिलीजन दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं इसका परिणाम है। ओरिएंटलिस्ट है और एंग्लिसिस्ट है। ओरिएंटलिस्ट जो ट्रेडिशनल हमारे जो कल्चरल है उसको पढ़ाने के ऊपर जोर देते हैं, और साथ में एंग्लिसिस्ट क्या है, इंग्लिश को भी बढ़ावा, यानी वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश को महत्व देते हैं, तो वो क्या है, एंग्लिसिस्ट है। तो ये भी मतलब ये एक तरीके से विवाद रहा है कि कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, भारतीयों को शिक्षा जो है भारतीय ही दी जानी चाहिए, ओरिएंटलिस्ट ही ओरिएंट एजुकेशन दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ वहीं पर आप देख सकते हैं एंग्लिसिस्ट, वो मानते हैं कि नहीं, इंग्लिश में भी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से था, लेकिन फाइनली इंग्लिश को फिर बढ़ावा मिलता है। अब इसमें एक सबसे बड़ा रोल है इंग्लिश को भारत में लाने में, है ना। सबसे बड़ा रोल क्या है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, पूरा नाम याद रखना, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इनका एक मिनट आया था, यानी एक तरीके से एक रिपोर्ट आई थी, या एक सजेशन, आप सिफारिश कह लीजिए, ये आई थी मार्च 1835 में। मार्च 1835 में इन्होंने एक मिनट जारी किया था। उस मिनट में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ठीक है, तो इसमें मैकाले ने क्या करा कि इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा दिया। इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा मिलता है ना, अंग्रेजी को, खास करके अंग्रेजी भाषा को और वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में बढ़ावा मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हु इज देयर? ओके, चल, एम आई ऑडिबल, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पर हम देखते हैं ये 1835 का ये जो मैकाले मिनट था, इसमें ये था कि इंग्लिश शिक्षा दी जाए और कुछ टीचर है ना ब्रिटेन से लाके पढ़ाया जाए। यानी जैसे इनका मानना था कि ब्रिटेन से मान ले 5 टीचर आए, है ना, उन्होंने इंडियंस को 10 इंडियंस को पढ़ाया, यानी एक टीचर मान ले, एक टीचर 10 इंडियंस को पढ़ा रहा है ना, ये भी तो कितने हो गए, 50 लोग। अब फिर ये 10 इंडियन क्या करेंगे, आगे स्प्रेड करेंगे इंग्लिश को, ऐसा। तो इसी को डाउनवर्ड्स थ्योरी कहते हैं। और यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि इंडियन जो है इस तरीके से क्या है, इंडियन के दिमाग में वो ब्लड से, स्किन से, कलर से वो जो है वो इंडियन रहे, लेकिन कल्चर से, थॉट से क्या हो जाए, इंग्लिश बन जाए, ये उनकी मान्यता थी। इसी बीच में क्या है, द ट्यूटर बाय, इसमें इंग्लिश में द ट्यूटर, एक वर्क आता है, द ट्यूटर बाय जॉन मिलर, है ना, जॉन मिलर का एक ट्यूटर करके एक आता है 1797 में। द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड टू टीच इंग्लिश टू द नॉन यूरोपियन, ये ध्यान रखना है, पहली किताब है जो नॉन यूरोपियन को पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए जारी की जाती है। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना, ये देखिए पहली बुक कौन सी है, द ट्यूटर है। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश में आने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन सा है ना, हिक्की का बंगाल गजट, जो आया था 1780 में, ध्यान रखना है। धीरे धीरे क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन हुए, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, आज आप देख सकते हैं हर शहर में, हर मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम स्कूल, और आज इंग्लिश एजुकेशन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सो नाउ gradually private schools, private English medium schools have been opened, like in Chennai, Mumbai, Kolkata, etc. फिर द हिंदू कॉलेज, लेटर कॉल्ड प्रेसिडेंसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज जो है बाद में इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहा जाता है, 1855 में राजा राम मोहन राय जी ने ओपन किया था। ये भी इंग्लिश मीडियम में था, ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये राजा राम मोहन राय जी भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश के समर्थक रहे हैं। उनका मानना था कि हमें अब जो है ग्लोबलाइज होना चाहिए, हमें सीमित दायरे में नहीं रहना चाहिए, और इंग्लिश हैज बिकम, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अब यहाँ पर देखिए कॉलोनियल, ये तो हमने देखा प्री कॉलोनियल, नाउ वी सी कॉलोनियल पीरियड,
है ना। नाउ लेट अस सी कॉलोनियल पीरियड। व्हाट इज कॉलोनियल पीरियड? सो कॉलोनियल पीरियड में जो मैकाले मिनट आया था मार्च 1835 में, वहां पर एक मान्यता है। क्या मान्यता है? कि इंडियन इन ब्लड, जो जो इंडियन है वो ब्लड एंड कलर, इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन। रिमेंबर, ये मान्यता थी। क्या है? इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन, ये मैकाले का मानना था। यानी वो जो है एक ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिसमें भारतीय जो है वो ब्लड और कलर उनका कैसा हो, इंडियन हो, लेकिन यानी एक तरीके से फिजिकली वो दिखे इंडियन, लेकिन विचारों से, मंतव्य से, है ना, वो उससे वो क्या हो जाए, इंग्लिश बन जाए, ब्रिटिश बन जाए, है ना, और अपने कल्चर को बढ़ावा मिले उनका। ठीक है। फिर क्रिएट डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश कल्चर। ये देखिए अल्टीमेटली उनका उद्देश्य क्या था कॉलोनियल पीरियड में, जब देश गुलाम हो गया, ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया, तो उनका अल्टीमेट एम क्या था? क्रिएट डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश कल्चर को बढ़ावा देना उनका उद्देश्य था। और द इंडियन जॉब, ये देखिए, और द इंडियन जॉब, यानी अब यहाँ पर क्या कर दिया कि जो भारतीयों को वो जॉब देंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, ब्रिटिश कल्चर को जो मानने वाले हैं, इंग्लिश को जानने वाले हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। हैव कंट्रोल ओवर द माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल। अल्टीमेटली उनका उद्देश्य क्या था? लोगों के माइंड्स के ऊपर कंट्रोल करना थ्रू इंग्लिश, अंग्रेजी के माध्यम से। हैव अ कंट्रोल ओवर द माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल थ्रू इंग्लिश। दूसरा, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश को बढ़ाना। अब यहाँ पर एक और ये था कि जिसको जॉब इंग्लिश ब्रिटिश कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करना है, तो उनके पास में इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये देखिए, जिसके पास में इंग्लिश का नॉलेज है दे विल बी फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। प्रिफर्ड द गवर्नमेंट जॉब, देखिए ऐसे लोगों को क्या है, गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस मिलेगा। सो इफ यू वांट टू गेट जॉब इन एट द टाइम ऑफ British East India Company, then you should have knowledge of English, and if you are having knowledge of English, then you are fit for employment and you will be given government job. Remember द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैकाले, बिल्कुल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हु हैज गिवन द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, सो इट इज गिवन बाय मैकाले। क्या इसमें कहा है? मैंने आपसे कहा है कि जैसे 10 लोग ब्रिटिश, जो 5 लोग या 10 लोग पढ़ाएंगे, फिर वही जो है वो एक व्यक्ति अनेक लोगों को पढ़ाएगा, फिर वही अगला एक व्यक्ति अनेक लोगों को पढ़ाएगा। इस तरीके से क्या है, 5 ने 10 को पढ़ाया, 10 ने 100 को पढ़ाया, 100 ने 1000 को पढ़ाया, 1000 ने 10,000 को पढ़ाया। इस तरीके से क्या है, ग्रेजुअली इंग्लिश एंड देयर कल्चर विल बी फिल्टर्ड डाउनवर्ड, है ना, धीरे धीरे क्या फिल्टर होके वो डाउनवर्ड जाएगा। तो इसको जो है मैकाले ने दिया था। और आप देखिए आज इंग्लिश बिल्कुल अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सो एजुकेशन प्रोवाइडेड थ्रू क्लासेस, क्लासेस का मतलब ये है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ द पीपल, यानी ये छोटा, पहले छोटा ग्रुप पढ़ाएगा टू द मासेस पीपल, बहुत सारे लोगों को, है ना। ठीक है, 10 लोगों ने पढ़ाया, लेकिन वो स्प्रेड होते होते 10,000 लोगों तक पहुंच गया। तो इसी को क्या है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। एजुकेशन कौन पढ़ाएगा? अपर क्लासेस पीपल टू लोअर क्लासेस। जो अपर क्लास पीपल है, जो सक्षम लोग है, एलाइट क्लास है, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो क्या है, लोअर क्लास पीपल को पढ़ाएंगे। दूसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वर एस्टेब्लिश्ड इन, अब देखिए यूनिवर्सिटियां ओपन की गई इंग्लिश मीडियम में, खास करके बॉम्बे, कलकत्ता में, मद्रास में 1835 से 1855 के बीच में, है ना। तो ये ध्यान रखना, यूनिवर्सिटीज भी ओपन की गई थी। फिर कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश क्या है, कॉमन मीडियम था कम्युनिकेशन का। उसका कारण है भारत में अनेकों भाषाएं हैं और ब्रिटिशर्स के पास में उनकी अपनी लैंग्वेज है। तो भारतीयों के पास बातचीत करना है, कम्युनिकेट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो इंडियंस आल्सो शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो इट हैज बिकम कॉमन लैंग्वेज कम्युनिकेशन की। फिर क्रिएटिव पर्पजेस, जैसे ऐसे लिखना हो, स्पीच लिखना हो, ट्रेवलॉग्स लिखना है, लेटर लिखना है, बायोग्राफी लिखना है, ऑटोबायोग्राफी है, वर्ड्स, स्टोरी, ड्रामा। सो नाउ ग्रेजुअली दिस आर्ट ऑफ लिटरेचर हैज बीन स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश। सो फाइनली हम देखते हैं कि इंग्लिश एज अ टूल अगेंस्ट ब्रिटिश राज, ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण है। कि हमने क्या देखा कि जैसे पहले हमने इंग्लिश सीखी, और इंग्लिश सीखने के बाद में हमने क्या किया, अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीखा।
वो अपनी भाषा नहीं समझते थे। वी स्टार्टेड वी हैव लर्नड इंग्लिश एंड देन वी स्टार्टेड, है ना, देन वी स्टार्टेड हैविंग कन्वर्सेशन इन इंग्लिश विद द ब्रिटिशर्स। तो यही भाषा क्या है, यही भाषा हमें उनके अगेंस्ट भी काम में आती है, क्योंकि अब हम जो है उनको उन्हीं की भाषा में समझा सकते थे। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखिए वुड्स डिस्पैच 1855 में, अब यहाँ पर बहुत सारे कुछ डिस्पैच वगैरह आते हैं। वो क्या है, वुड्स डिस्पैच 1854 में। ये एक आता है सर चार्ल्स वुड, ये बिल्कुल डेट या ईयर याद रखना, 1854 में आता है वुड डिस्पैच। सेंट अ डिस्पैच टू लॉर्ड डलहौजी, यानी ये जो सर चार्ल्स वुड है ना, सर चार्ल्स वुड है, इन्होंने एक डिस्पैच भेजा, एक रिपोर्ट भेजा, आप ये मान लीजिए किसको, लॉर्ड डलहौजी को। ये क्या थे, द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उस समय के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, समय के क्या थे ये, गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखना है। क्या होता है, क्या रिकमेंडेशंस करा इन्होंने, क्या रिकमेंडेशंस करा, इंग्लिश एंड द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस फॉर एजुकेशन, ध्यान रखना है। क्या रिकमेंड करा वुड डिस्पैच में सर चार्ल्स वुड ने, कि इंग्लिश के साथ साथ में जो नेटिव लैंग्वेज है, वर्नाकुलर मींस नेटिव लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, स्पेशली जैसा हिंदी है, तो उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन की भाषा क्या होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए और साथ में नेटिव लैंग्वेज भी होना चाहिए। दूसरा, प्राइमरी स्कूल में वो क्या कहते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन इन, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज में, यानी जो लोकल लैंग्वेज उसमें दिया जाना चाहिए। हाई स्कूल एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज, हाई स्कूल किसमें होना चाहिए, एंग्लो वर्नाकुलर का मतलब है कि इंग्लिश भी हो और साथ में नेटिव लैंग्वेज भी हो, लोकल, है ना। जैसे मान ले हम, आप वी बिलोंग टू हिंदी मीडियम, हिंदी, वी नो हिंदी वेरी वेल, है ना, ओके। So primary education should be given in Hindi, and if you enter in high school education, then you should be taught Anglo vernacular, means Hindi, English, both language should be taught, Anglo and English and Hindi both। और फिर एंड कॉलेज लेवल, ऑन कॉलेज लेवल ये देखिए, ओनली इंग्लिश शुड बी taught, फोकस्ड ऑन वुमेन एजुकेशन, फोकस्ड ऑन वुमेन एजुकेशन। सो यहाँ पर दूसरा एक और बात क्या है, फोकस, तो ये बिल्कुल ध्यान रख, आज है ना, व्हाट इज हैपनिंग, है ना, इट वाज टॉट। आप देखेंगे शुरू में प्राइमरी एजुकेशन आपको आपकी मातृभाषा मिलता था, अब जो है इंग्लिश अब नर्सरी से शुरू हो गई, ये बात अलग है। अब यहाँ पर देखिए आप, वुमेन एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया था, फोकस्ड ऑन वुमेन एजुकेशन। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रांट्स इन एड थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये देखिए। और दूसरा क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के माध्यम से ग्रांट भी मिलना चाहिए। स्टूडेंट 1854 में डिस्पैच आया था, आज आपको व्यवहारिक रूप से सब दिखाई देता है। आज हमारे पास में ग्रांट्स देने के लिए यूजीसी भी है, वुमेन एजुकेशन को हम बढ़ावा भी दे रहे हैं, है ना। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आज आप देख सकते हैं ग्रांट्स यहाँ पर मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी को जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैग्ना कार्टा का मतलब ये है ना, ये जो है 1200 के आसपास एक एक्ट आया था, जिसमें अधिकारों की बात की गई थी, आप कह सकते हैं राइट्स की बात, ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी। वैसे यहाँ पर क्या है, इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश एजुकेशन भारत में आना चाहिए, उसके लिए वुड डिस्पैच को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन 1882 में, हंटर कमीशन आता है 1882 में। क्या है इसमें, द इंडियन एजुकेशन कमीशन, पहली बार ये ध्यान रखना है, ये इंडियन एजुकेशन कमीशन था, 1882 में आता है। चेयरमैन कौन थे, विलियम विल्सन हंटर, ये देखिए चेयरमैन कौन थे, सर विलियम विल्सन हंटर। अपॉइंटेड बाय वाइसराय लॉर्ड रिपन, ध्यान रखना किसने अपॉइंट किया था, ये देखिए अपॉइंटेड बाय वाइसराय लॉर्ड रिपन, ठीक है। रिकमेंडेशंस क्या क्या थी इसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी गिवन, ठीक है,
ओके ओके, मैं एम आई ऑडिबल है ना? ठीक है। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है? ठीक है, फाइन। चलिए, तो आपको ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वेट, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग जो है टू द पॉइंट और फैक्ट के साथ में पढ़ रहे हैं, सिर्फ कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये आपको रिवीजन में भी काम आएगा। यही आप देखेंगे डिटेल में मैंने नोट्स अपलोड किए हैं। आई हैव अपलोडेड ऑल दी नोट्स इन डिटेल, है ना? आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, दूसरा यहाँ पर रिकमेंडेशन क्या रही इनकी, तो आप देख सकते हैं पहला ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू द लोकल बोर्ड्स एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स लेवल। आप देखिए, इतना बड़ा इंडिया है, इतना बड़ा भारत, तो एक बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने सुझाव दिया। वो क्या था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू द लोकल बोर्ड्स एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स। आज जो नगर पालिकाएं, म्युनिसिपल बोर्ड है, तो वो जो प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दी जानी चाहिए। आज के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोर्ड्स भी हैं। द मदर टंग शुड बी मीडियम ऑफ प्राइमरी लेवल। अब देखिए, प्राइमरी जो लेवल है उसका क्या है, मदर टंग क्या होना, मदर टंग उसकी होना चाहिए, यानी प्राइमरी एजुकेशन। दो बातें यहाँ ध्यान रखना है। जो नगर निगम है, आज की तारीख में हम देखते हैं नगर पालिकाएं हैं, ये लोकल बोर्ड्स है, स्टेट लेवल पे हम देखते हैं, तो उनको जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन की। और दूसरी हम देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन इन मदर टंग। मदर टंग का मतलब जैसे हिंदी जाने वालों के लिए हिंदी में, तमिल जाने वालों के लिए तमिल में, है ना? तेलुगु है तो तेलुगु में। इस तरीके से आपको दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चे का जो सीखने का जो लेवल होता है, वो घर की भाषा या मदर टंग में शुरुआत में जो ब्रेन होता है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा जो डेवलप होता है वो आपका इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हम बात करते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम देखते हैं हिंदी एज एन ऑफिशियल। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद में। अब आजादी के बाद में इंग्लिश का क्या रोल रहा, देखिए। तो हिंदी एज ए ऑफिशियल, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है कम्युनिकेशन की, क्योंकि है ना, क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ विवाद की स्थिति बनती है, तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तमिलनाडु और जो अन्य जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, वहां पर क्या प्रोटेस्ट होने लगते हैं हिंदी के विरोध में, है ना? यही कारण था कि फिर बाद में इंग्लिश को भी पार्ट बना दिया जाता है। तो जैसे आजाद होता है देश, तो आजादी के बाद में क्या है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है कम्युनिकेशन की। लेकिन बाद में तमिलनाडु और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, वहां पर क्या है, प्रोटेस्ट होता है, प्रदर्शन होते हैं। फिर क्या है, इंग्लिश रिटेन की जाती फॉर ऑफिशियल पर्पज अंटिल 1965। फिर ये कहा जाता है कि 1965 तक जो है इंग्लिश को रिटेन किया जाएगा, इंग्लिश हमारे अस्तित्व में रहेगी। फिर द लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल एक आता है, इंग्लिश एज एन एसोसिएट लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एज एन एसोसिएट लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है, एक एसोसिएट लैंग्वेज रहेगी, हिंदी के साथ में, है ना, एसोसिएट लैंग्वेज रहेगी, है ना? और फिर ये जो 1965 में ही जो बिल आता है, इसमें ये कि कब तक एसोसिएट लैंग्वेज कब तक रहेगी, अंटिल सच टाइम इज ऑल नॉन हिंदी स्टेट्स हैड एग्रीड टू इट्स बीइंग ड्रॉप्ड। यानी जब तक जो नॉन हिंदी यानी हिंदी नहीं बोलने वाले स्टेट ये सहमति नहीं दे देते कि इंग्लिश को हटाना है, तब तक रहेगी इंग्लिश, है ना? यानी अब जो है कुल मिला के इनडायरेक्टली इंग्लिश हमेशा रहेगी, क्योंकि जो नॉन हिंदी स्टेट्स है, यानी तमिल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, जो साउथ इंडिया में या आपके जो पूर्वोत्तर में है, जिन जहाँ पर हिंदी कम बोली जाती है, तो ऐसे स्टेट कभी भी नहीं चाहेंगे इंग्लिश वहां से जाए। तो ये जो है इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इंग्लिश एसोसिएट लैंग्वेज है, और अभी अब रहेगी। अब ग्रेजुअली हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है ना? तो अपनी जगह है, मातृभाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो उसको बढ़ावा मिलना भी चाहिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद में हम देखते हैं
थ्री लैंग्वेज फार्मूला 1965 में आता है। उसमें क्या रहता है थ्री लैंग्वेज फार्मूला में? पहला ये कि पहले तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, उसको सिखाना है पूरे इंडिया में। इंग्लिश क्या रहेगी? एसोसिएट, है ना, कंपलसरी। इंग्लिश क्या रहेगा? कंपलसरी। तो ये जो है हिंदी इंग्लिश थ्री लैंग्वेज फार्मूला आया था, ये ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। उसके बाद में एक रीजनल लैंग्वेज, बिल्कुल ध्यान रखना है, पहले आपकी क्या रहेगी? हिंदी रहेगी, ऑफिशियल है तो इसको पूरे भारत में पढ़ाना है। इंग्लिश एसोसिएट है, इसको भी पढ़ाना है। और एक रीजनल लैंग्वेज रहेगी, तमिलनाडु में तमिल रहेगी, है ना, कर्नाटक में आप देखें तेलंगाना है, तेलुगु है ना, कर्नाटक कन्नड़ है, ये सब। तो ये जो है रीजनल लैंग्वेज रहेगी, वो रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज विद इन द रेस्पेक्टिव स्टेट। रेस्पेक्टिव स्टेट्स यानी उस स्टेट्स में जो भाषा वहां की लोकल है वो वहां पर रहेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो है इंग्लिश इज रिच इन लिटरेचर। इंग्लिश वैसे क्या है? इंग्लिश की अगर आगे हम बात करें तो ह्यूमनिस्टिक, साइंटिफिक और टेक्निकली हम देखें तो इंग्लिश बहुत रिच है, लिटरेचर के रूप से भी। फिर द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश 1958 में हैदराबाद में स्थापित होता है। आज भी अगर आप इफ यू वांट टू एडवांस योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, इफ यू वांट टू एडवांस इन इंग्लिश, देन आपको जो है हैदराबाद और यहाँ पर जो है जाके कोर्स आप कर सकते हैं। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश 1958 में आता है। कोठारी कमीशन आता है जुलाई 1964 में आता है, ये है ना, 1964 में, याद रखना 1964 में, आजादी के बाद में आप देखिए कोठारी कमीशन जुलाई 1964 में। नेशनल एजुकेशन, इट इज कॉल्ड नेशनल एजुकेशन कमीशन, रिमेंबर दिस इज कॉल्ड नेशनल एजुकेशन कमीशन, chaired by Daulat Singh Kothari. Remember the complete name, Daulat Singh Kothari. Okay. So ये ध्यान रखना, कोठारी कमीशन 1965 में, ये याद रखना है, दौलत सिंह कोठारी थे। स्ट्रेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो कोठारी साहब ने भी, इन्होंने कहा कि इंग्लिश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी महत्व के ऊपर जोर दिया। द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन इन मेनी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेज, ये देखिए बहुत सारे इंग्लिश मीडियम कॉलेज ओपन किए गए जिसकी भाषा इंग्लिश है। आज भी आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत सारे हैं। इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन इंडिया एज वेल एज ऑन इंटरनेशनल लेवल, बिल्कुल इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। इवोल्यूशन कैसे होता है? तो केम इन 17th सेंचुरी, हम देखते हैं 17th सेंचुरी में आता है। 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है ना, तब यह इंग्लिश भी साथ में लेकर आते हैं। द मोस्ट मोटिव इज, है ना, द फर्स्ट मोटिव इज ट्रेड विद इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब बिल्कुल ध्यान है, द फर्स्ट इसका जो मोटिव था वो क्या था? मोटिव इज ट्रेड विद इंडिया, टू डू ट्रेडिंग, टू डू बिजनेस इन इंडिया, दैट इज द अल्टीमेट एम, दैट इज द फर्स्ट मोटिव, है ना, दैट इज द फर्स्ट गोल ऑफ ब्रिटिशर्स टू कम इन इंडिया एंड टू डू ट्रेडिंग इन इंग्लिश। ओके, so you can say firstly it was came in 17th century with East India Company. Second, initially they tried to learn Indian languages first, and initially, first of all, when they came in India, when Britishers came in India, they started learning Indian languages. Okay, they started learning Indian languages, but what happens in India? Thousands of languages in India, thousands of languages. How it's possible to learn all these languages? You know, suppose they are in Tamil Nadu, they have to learn Tamil. Suppose they went to Telangana, they have to learn Telugu. They went to Karnataka, they have to learn Kannada. They went to Bengal, they have to learn Bengali. So thousands of languages are available in India. So it's not possible to learn all the languages. So they decided to spread their own language. They decided to spread their own language, that is English, so that all other the common communication medium can be created. आप देख सकते हैं कि when their political power increased, some missionary institutions taught English to Indians. ये देखिए, some missionary institutions taught English to Indians. ये देखिए, इंग्लिश पढ़ाने लगे किसको? इंडियंस को, ठीक है। इट इज ऑल्सो ब्रीज कम्युनिकेशन, रिमेंबर ये भी क्या है? ब्रीज ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज ऑल्सो ब्रीज ऑफ कम्युनिकेशन अमंग इंडियंस who speak different languages. ये देखिए, it is also bridge of communication among Indians who speak different languages. ठीक है।
तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन का एक तरीके से ब्रिज के रूप में काम कर रहा है, है ना। किस रूप में काम कर रहा है, ये ब्रिज के रूप में काम कर रहा है। व्हाट इज द फ्यूचर, है ना। तो ये देख लेते हैं। देखिए, इंग्लिश इन लीगल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल और बिजनेस इंटरप्राइज, बिल्कुल आप देख सकते हैं। आज देखेंगे लीगल भाषा है, फाइनेंशियल है, एजुकेशनल है, बिजनेस इंटरप्राइजेस है, वेरियस कोर्सेज फॉर स्पोकन इंग्लिश, बहुत सारे कोर्स हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरी चल रही है, एंड कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज बन चुकी है। आज कंप्यूटर की अभिन्न भाषा इंग्लिश, ऑल दी मैक्सिमम मटेरियल्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश। नाउ इट इज बीइंग ट्रांसलेटेड, बट अर्लियर it was just available in English only. Television channels, many more channels are available. Major foreign language in India, and this is the major foreign language in India, English only. Except English, other and Russian language, French, German, etc. But they are not spoken widely. And this is the only language. Next, global language. It has become the global language, you know very well. Global language. In education, increasing demand of in English medium school. Now, English medium school, you can see it is demanded more. Job oriented, social and geographical mobility in India. You can say now it has social and geographically how it is possible now. Job oriented. It's anywhere. If you want to visit anywhere, suppose you belong to Madhya Pradesh, you know Hindi, but you have knowledge of English, then you can work all over the country. You can work in South India also. You can go there, even though they even you if you are having knowledge of English, then you can work there. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में जाके जॉब कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप फॉरेन में भी आप जाके जॉब कर सकते हैं. दिस इज ग्लोबल लैंग्वेज एंड जॉब ओरिएंटेड. रिमेंबर, इंडियाज लैंग्वेज डाइवर्सिटी इज एन इम्पोर्टेंट फ्यूचर रिसोर्स. बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत है. इंडिया में लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. इज एन इम्पोर्टेंट फ्यूचर रिसोर्स. सबसे बड़ी इसीलिए इंग्लिश का अपना रहेगा. ठीक है, वेट, though actually this is previous slide, है ना. This is previous slide just recently and I am teaching you. So introduction of Indian English literature हम बात करते हैं यहाँ से. तो इंट्रोडक्शन जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वर्क्स रिटन इन इंग्लिश बाय इंडियन राइटर्स. वर्क्स रिटन इन इंग्लिश बाय इंडियन राइटर्स क्या क्या है. पहला आप देखिए कौन कौन से. ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद, एक तो ये पहला वर्क था. ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद 1793 में सैगडेन मोहम्मद ने लिखा था, ये ध्यान रखना है. दूसरा आप देख सकते हैं द फर्स्ट बुक रिटन बाय एन इंडियन इंग्लिश, वो है द परसिक्यूटेड. ये दिखना 1831 में आया था बाय कृष्ण मोहन बनर्जी के द्वारा. द परसिक्यूटेड इंग्लिश में आया था. पहला क्या था, ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद, है ना, ये था. फिर द फर्स्ट बुक रिटन इन इंग्लिश वो था द परसिक्यूटेड, कृष्ण मोहन बनर्जी का. फिर द फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश, पहला प्ले इंग्लिश में आया था वो 1864 में. क्या था, राजमोहन स्वाइफ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. क्या था वो, द राजमोहन स्वाइफ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, द फर्स्ट इंडियन नॉवेल. ये ध्यान रखना. अच्छा, यहाँ पर देखिए देखिए ये द परसिक्यूटेड, ये क्या है, ये प्ले है. और ये राजमोहन स्वाइफ क्या है, ये नॉवेल है, इंडियन नॉवेल. ध्यान रखना, राजमोहन स्वाइफ. फिर हम द रोल ऑफ, यहाँ पर राजा राम मोहन राय का रोल क्या, किसका किसका रहा. राजा राम मोहन राय का क्या रहा, सेवरल पैम्पलेट्स इन इंग्लिश, है ना, एक तरीके से पैम्पलेट्स इन्होंने लिखे, मैगजीन में आप मान सकते हैं आज की तारीख में. फिर राजा राम मोहन राय है, मुल्कराज आनंद है, और आर के नारायण. इनको ट्रायो कहा जाता है. क्या कहा जाता है, ट्रायो, त्रिमूर्ति कहा जाता है. इंग्लिश के त्रिमूर्ति कहा जाता है. राजा राम मोहन राय, मुल्कराज आनंद और आर के नारायण को. बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है हु इज नॉट इंक्लूडेड. 4 नाम दे देंगे, उसमें से एक नया नाम दे देंगे, और ये 3. तो द ट्रायो में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ध्यान रखना है. राजा राम मोहन राय, मुल्कराज आनंद और आर के नारायण. ध्यान रखना है. द 1950s में हम बात करें तो अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, अरुण जोशी, बहुत लिखा है इन्होंने इंग्लिश में. 1980s में बात करें तो सलमान रशीद, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये भी इंग्लिश में आता है. द 1990s एंड 2000s अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, शशि थरूर, शशि देश पांडे, अरुंधति राय, चेतन भगत, अरविंद अडिगा. द टाइगर इनका बहुत फेमस है. चेतन भगत की बहुत सारे नॉवेल के ऊपर मूवी बन चुकी है. ये सब राइटर क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है. ध्यान रखना है, दे ऑल आर वेरी वेल. इसमें हम बात करते हैं इंडियन, हम बात करेंगे इंडियन इंग्लिश राइटर्स की, इंडियन इंग्लिश राइटर्स की. और उसमें हम बात करेंगे पहले इंडियन जो मेजर पोएट्स हैं.
उसमें पहला नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का, पहला नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात करें तो बोर्न इन, ये देखिए बोर्न 7, देखिए इनका जन्म हुआ है 7 में 1861 में, 7 में 1861 में कलकत्ता में इनका जन्म होता है, और डाइड इन 1941 एट शांति निकेतन, शांति निकेतन में इनकी डेथ होती है, ध्यान रखना है। फादर कौन थे? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। ग्रैंडफादर कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। मदर का नाम सरला देवी, याद रखना, मदर का नाम सरला देवी। अब हम इनके बारे में बात करें थोड़ा सा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो इनकी वाइफ का नाम मृणालिनी देवी है, और इन्होंने बाद में ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था, किसके? राजा राम मोहन राय के, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी इन्होंने ज्वाइन किया था। वर्सेटाइल जीनियस है, एक ही व्यक्ति है लेकिन बहुत सारे कलाकार है, बहुत बड़े कलाकार है। लर्न्स बंगाला है ना, बंगाली है ना, बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस एंड म्यूजिक, एवरीथिंग ही हैज लर्न्ड। A great poet, novelist, dramatist, short story writer, म्यूजिक कंपोजर, पैट्रियट, ये सब कुछ रहे हैं, है ना। महान कवि है, नॉवेलिस्ट है, ड्रामाटिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, म्यूजिक कंपोजर है, और पैट्रियट है, ये ध्यान रखना है आपको। इतना सारा, महाकवि भी है, नॉवेलिस्ट भी है, ड्रामा भी लिखे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखी, और म्यूजिक कंपोजर भी है, रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है इनका म्यूजिक, और देशभक्त भी है ये, है ना, पैट्रियट भी है, ध्यान रखना है। मेजर इंडियन इंग्लिश में हम ये देख सकते हैं, तो इसमें गुरुदेव के ऊपर, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर जो प्रभाव रहा सबसे ज्यादा, वो किसका रहा? कालिदास का रहा, दांते का रहा, शेक्सपियर का रहा, है ना। यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को किसने? कालिदास ने, दांते ने, शेक्सपियर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। पेनफुल, ये इनकी एक नरेटिव पोयम है जो बचपन में इन्होंने लिख दी थी, लगभग 13 ईयर्स के एज में, 7000 लाइन है इसमें, है ना। भगना हृदया, ये देखिए भगना हृदया, पोयम ऑफ जॉय एंड सारो, ये देखिए पोयम ऑफ जॉय एंड सारो, भगना हृदया, है ना, ये ध्यान रखना। भगना हृदया भी आई थी, पोयम ऑफ जॉय एंड सारो। फिर ऑथर ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि की ऑथर है। नोबेल प्राइज विनर है फॉर लिटरेचर, 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। आइकॉन ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर की आइकॉन है, इंडियन कल्चर की आइकॉन है। द फर्स्ट एशियन टू, ये देखिए, है ना, आइकॉन ऑफ इंडियन कल्चर, ये देखिए, द फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज, ये देखिए, इनको पहला, भारत ही नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और वो कब मिला था इनको? 1913 में, और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था, ध्यान रखना, गीतांजलि के लिए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला है, और एशिया के, भारत के तो है ही, एशिया के पहले व्यक्ति है। मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं? द हंग्री स्टोन्स 1916 में आया है, अपरिचिता 1916 में, द पैट्रियट 1928 में, काबुली वाला है, द जज, न्यू डॉल, बोलाई, ये सब जो है इनके वर्क है। नॉवेल्स इनके देखें तो नशनीर, है ना, ये बंगाली में है, इसी का अंग्रेजी में द ब्रोकन नेस्ट, ये देखिए नशनीर, नशनीर बंगाली में है, द ब्रोकन नेस्ट। गोरा 1909 में, ये 1901 में आया था। चतुरंगा 1916 में है। घरे बारे, घर बारे, द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड 1916 में। मेन कैरेक्टर इसमें निखिल और बिमला है, ध्यान रखना, द होम एंड द वर्ल्ड में मेन कैरेक्टर निखिल एंड बिमला है। जोगा जोग 1929 में। ड्रामा सन ड्रामा से कौन कौन से? तो वाल्मीकि प्रतिभा है, द जीनियस वाल्मीकि 1888 में। मुक्त धारा है 1922 में, द वाटरफॉल। मुक्त धारा, धारा मतलब वाटर, मुक्त मतलब फ्री, है ना, तो मुक्त धारा, वाटरफॉल इंग्लिश में, ये बंगाली। पोस्ट ऑफिस 1925 में आया था, इसका डाकघर करके, है ना, पोस्ट ऑफिस है उसका हिंदी में डाकघर होता है। मालिनी 1986 में ड्रामा है सब। राजा 1910 में। चित्रा, चित्रा 1913 में, ठीक है ना। ये थोड़ा सा देखना, ये थोड़ा सा डाउट है ना, क्योंकि 41 में इनकी डेथ हो जाती है, बाद में हो सकता है बाद में पब्लिश होता, थोड़ा सा वी विल सी इट, है ना, मालिनी जो है वो कब आया है। एसेज लिखी इन्होंने, साधना लिखा है, नेशनलिज्म लिखा है 1918 में, पर्सनालिटी 1917 में,
लेक्चर्स कौन कौन से? ग्रेटर इंडिया 1917 में, द रिलीजन ऑफ मैन 1931 में, है ना, ग्रेटर इंडिया 1917 में, द रिलीजन ऑफ मैन 1931 में, सॉन्ग्स ऑफ कबीर 1915 में। ध्यान रखना, सॉन्ग्स ऑफ कबीर कब आया? 1915 में। इस तरीके से ये बहुत सारे इनके वर्क है, सॉन्ग्स ऑफ कबीर। और ये अब हम बात करते हैं, थोड़ा बेसिक हम बात करें गीतांजलि की। लेट अस टॉक अबाउट गीतांजलि। तो अब यहाँ पर देखिए, गीतांजलि की बात करें तो ये क्या है? बुक है पहले तो, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ध्यान रखना, गीतांजलि क्या है? गीत अंजलि, है ना, गीतों की, आप कह सकते हैं एक तरीके से, गीतों से हम अपना श्रद्धा सुमन प्रेम अर्पित कर रहे हैं। सो अब वो क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश वर्जन में 10 पोएम, ये देखिए, गीतांजलि कलेक्शन ऑफ पोएम है, और कितनी पोएम है? 103 सॉन्ग्स डिवोटेड टू गॉड, या आप कह सकते हैं 10, या तो पोयम है या सॉन्ग है। ध्यान रखना, 103 इंग्लिश वर्जन में 103 है, हिंदी वर्जन में 1010 है, ठीक है ना, 1010। और किसको डिवोटेड है? गॉड को डिवोटेड है, सुप्रीम पावर गॉड को डिवोटेड है। ध्यान रखना, गॉड को समर्पित है। बंगाली वर्जन आया था गीतांजलि का, ये 1910 में आया है। इंग्लिश वर्जन आया था 1912 में। ध्यान रखना, है ना, 1912 में आया है। ये मूल रूप से बंगाली में लिखा था ये, है ना। पहला वर्जन क्या है? बंगाली में, उसके बाद में इंग्लिश वर्जन है। बंगाली 1910 में, और इंग्लिश वर्जन आया है 1912 में। ध्यान रखना है, सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ कहानी सुन लेने से इंग्लिश लिटरेचर या यूजीसी नेट नहीं होता है। बहुत मेहनत करके पीपीटी बनाता हूँ और आपके बीच में लेकर आता हूँ। आपको इतना बारीकी से कहीं पर भी कंटेंट नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट आई एम ट्राइंग टू गिव व्हाट वी नीड, है ना। हर टीचर अपना बेहतरीन कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या चाहिए? मैंने नेट कैसे क्वालिफाई किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ आई क्वालिफाइड माई यूजीसी नेट, है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ आई क्वालिफाइड माई पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें, क्योंकि फैक्ट आपके बीच में है, कॉन्सेप्ट आपके बीच में है, तो चीजें आसान हो जाती है। सिर्फ कहानी पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 103 पोएम्स हैं, तो उसमें गीतांजलि में टोटल 103 पोएम्स हैं। तो 53 पोएम्स आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम गीतांजलि, यानी जो बंगाली वर्जन है उसको ट्रांसलेट करके 53 जो पोएम्स है या सॉन्ग्स है उसको गीतांजलि इंग्लिश वर्जन में लिया गया। एंड रेस्ट ऑफ द पोएम्स आर टेकन फ्रॉम अदर वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन गीतांजलि। यानी गुरुदेव जी के ही दूसरे वर्क्स थे, गुरुदेव जी के ही दूसरे वर्क थे, है ना, अदर वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन गीतांजलि। बिल्कुल 53 आप कह सकते हैं, और बाकी के 50 है, बाकी के जो 50 पोयम हैं वो दूसरे वर्क से, अदर वर्क से ली गई है, दूसरे वर्क से ली गई है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर थीम्स की बात करें तो क्या क्या है? डिवोशन है, मेजर थीम में पहला क्या है? डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति डिवोशन है, समर्पण है। और साल्वेशन, मुक्ति की बात करती है गीतांजलि। और मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद है ना। डिवोशन टू गॉड और साल्वेशन। दूसरा क्या है? मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद की बात होता है। दूसरा, गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट एवरीवेयर, इसमें मानते हैं कि ईश्वर हर जगह है। हम कहते हैं ना, कण कण में है, ऑमनी प्रेजेंट, ठीक है। तो भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है और वो हर जगह है। मोटो क्या है यहाँ पर? अल्टीमेट क्या है? गीतांजलि, आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग्स, आई एम हियर टू सिंग दी। आई यहाँ पर कौन है? RNT, रविंद्रनाथ टैगोर। रिमेंबर, आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग, एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पोएम्स या कलेक्शन ऑफ सॉन्ग है। तो आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग्स, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल प्राइज मिला इनको 1913 में। इंपोर्टेंट पोएम्स कौन कौन सी? 1, 2, 9, 10, 11, 12। एक्चुअल में सारी पोएम्स इंपॉर्टेंट हैं, but it will be very difficult to discuss all the poems. So here I am just giving you some examples that these poems, if you have time, then you can go through these all poems. These are very important. Poem number 1, poem number 2, poem number 9, etc. Okay, remember. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। So these all poems are very very important. So let us go. ठीक है, ओके, सी, हाँ,
अब हम पहली पोयम हम देखते हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द वेरी फर्स्ट पोयम। पहली पोयम जो है गीतांजलि की, यस गीतांजलि सॉन्ग 1। इसका टाइटल क्या है? दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस। दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी की पहली पोयम है। दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, आपने मुझे एंडलेस बनाया है, अनंत बनाया है ना, मुझे बहुत कुछ आपने दिया है ना, बहुत कुछ, एंडलेस, इतना कुछ दिया है, लेकिन मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। हे ईश्वर, आपने बहुत कुछ दिया है ना, उसको ये पूरा आसमान आपने दिया है, इतना धरा दिया आपने, है ना, सब कुछ आपने दिया, इतना आपने इतना सीनरी दिया, आपने सब कुछ मुझे, है ना, परिवार दिया, सब कुछ दिया। और इस सब कुछ, इस इतने बड़ी संपत्ति, दौलत को इकट्ठा, इस दौलत को पाने के मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, है ना, मैं कहीं पर भी कुछ भी खो देता हूँ तो आप मुझे तुरंत देते हैं। आइए देखते हैं कितनी प्यारी पोयम है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। इसलिए गीतांजलि की पहली पोयम इतनी इंस्पिरेशनल है, सभी पोयम्स इनकी पूरी पढ़ना चाहिए हमें। तो आइए देखते हैं, पहली लाइन है। अच्छा, एक बात और है कि इंग्लिश में जो पोयम है ना, सॉन्ग है, अगर उसका कोई टाइटल नहीं है तो पहली लाइन टाइटल मान ली जाती है। तो यहाँ है दाउ, यानी यहाँ पर गॉड से कह रहे हैं, गॉड हैस्ट, यानी उस समय का जैसे हैज है हम लगाते थे, मेड, यानी थर्ड फॉर्म के पहले हैज है आप, दाउ यानी यू हैड, या यू हैड मेड मी, ऐसा हो सकता था। दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, आपने मुझे एंडलेस बनाया है। सच इज दाई प्लेजर, है ना, इसमें आपकी खुशी है। धीस फ्रेल वेजल, धीस फ्रेल वेजल, एक्चुअल में ये थोड़ा सा जो है, धीस फ्रेल वेजल thou impiest again and again and finest it ever with fresh life। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऑब्लिक लगा देता हूँ, आप लोग समझ जाएगा, ये दूसरी लाइन है ना, है ना, यहाँ से फर्स्ट लाइन, thou hast made me endless such is thy pleasure, आपने मुझे एंडलेस बनाया है, आपने मुझे अनंत खुशियां दी है, इसमें आपकी खुशी है ना, इसमें, ठीक है, आपकी खुशी है। दिस फ्रेल वेजल, ये देखिए, दिस फ्रेल वेजल, वेजल का मतलब होता है बर्तन, जो घर में खाली बर्तन होता है ना, पानी से भरा हुआ लेकिन खाली कर दिया उसको हमने, तो फ्रेल वेजन, दिस फ्रेल वेजन, खाली जो वेजल है। दाउ इम्पिटियस्ट अगेन, दाउ इम्पिटियस्ट अगेन एंड अगेन, है ना, मेरे अंदर ये एक तरीके से ये क्या है, पूरा ये बार बार खाली हो जाता है। एंड फाइनेस्ट ईट एवर विथ फ्रेश लाइफ, और फिर से आप क्या करते हो, इसको फिर से फ्रेश लाइफ से भर देते हो। यानी आप देख सकते हैं बिल्कुल, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड दाउ, ये देखिए, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड दाउ हैज कैरिड ओवर हिल्स, ये देखिए, एंड डेल, ये जो है अपने वो जिंदगी को क्या मान रहे, लिटिल फ्लूट की तरह है, फ्लूट, है ना, आपने बजाते हैं आप, है ना, ये आप कह सकते हैं, एंड हैज ब्रेथ थ्रू इट्स मेलोडीज इटरनली न्यू। यहाँ पर एक बात ये कह रहे हैं, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड दाउ हैज कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल, ये जो है, ये पूरे शरीर को एक फ्लूट मानते हैं, और वो क्या है, वो कहते हैं कि ये शरीर जो है पहाड़ियों में, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, घाटियों में घूम रहा है, और आपने क्या है, एनहेस्ड ब्रेथड थ्रू, और आपने इसमें ऐसा प्राण भरा है, इट्स मेलोडीज इटरनली न्यू, और आंतरिक रूप से ये मेलोडीज के रूप में साउंड आता है, यानी बहुत गहराई है। कितनी गहराई है इसमें, कह रहे कि जिंदगी एक फ्लूट है, और उसमें आप जो है, आपके एक तरीके से प्राण आप फूंक रहे हैं, और ये जिंदगी रूपी जो फ्लूट है, उसमें एक मेलोडी रूपी साउंड बाहर आ रहा है, एक धुन बाहर आ रही है। कितना आनंद, आप सोचिए, कितनी गहराई से कह रहे हैं कि जिंदगी एक फ्लूट है, उसमें भगवान आप जो है प्राण फूंक रहे हो, और उससे ये जो जिंदगी रूपी फ्लूट, जिंदगी रूपी बांसुरी धुन निकाल रही है, एक शानदार मेलोडी निकाल रही है इटरनली। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, जो बांस होती है ना, जो बांस होती है, वो बांस, आपने, गवर्नमेंट ने तो उसको घास का दर्जा दिया है, लेकिन उस बांस है ना, को आप छोटे से बढ़िया से उसको, आप व्यवस्थित तरीके से उसको कट कर लिया जाए, और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको प्रॉपर जो है, जो उसमें छोटे छोटे स्मॉल छेद करने के बाद में, जब उसमें प्रेम से, है ना, आप फूंक मारी जाए, उसमें वायु भरी जाए, तो वो जो मेलोडी है, फ्लूट मेलोडी निकालता है। तो आप सोचिए, एक बांस जिसको घास हम कह रहे हैं, उसमें व्यवस्थित करने पर उसमें भी धुन निकलने लगती है। जिंदगी भी ऐसी है, फ्लूट की तरह है जिंदगी भी, है ना, भेड़ चाल हम जब चलते हैं,
है ना। आप देख सकते हैं कि दुनिया में जब हम भेड़ चाल चलते हैं तो हमारी जिंदगी का हमें एहसास नहीं होता, कीमत का एहसास नहीं होता कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है, कितनी बेहतरीन इस जिंदगी को बनाया जा सकता है। लेकिन जब आप बांस के टुकड़े, जब लकड़ी की तरह आप जब उसको व्यवस्थित तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना लेते हैं, है ना, तो उसके अंदर से जब और फिर उसमें आप जब आप जब प्राण फूंकते हैं, अपनी जिंदगी की कीमत को जब आप समझ लेते हैं, तो उसमें एक धुन सुनाई देती है, और वो धुन सबको अच्छी लगती है। एवरीबडी लाइक्स दैट धुन, सभी को अच्छी लगती है। समझ में आ रहा है कितनी गहराई से बात कह रहे हैं। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि एट द इमोर्टल टच, एट द इमोर्टल, यदि एट द इमोर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स माई लिटिल हार्ट लूजेस इट्स लिमिट्स इन जॉय। आपकी जो इमोर्टल टच है, यानी जो आपका दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपने जो आपका जो अमर वाला जो टच है, आप बिल्कुल, है ना, अलौकिक जो आपका आशीर्वाद है ना, आपके हाथों से, उसने मेरे हृदय को बहुत गदगद कर दिया है, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गिव्स बर्थ टू अटरेंस इन एफेबल, अंदर ही अंदर में क्या हो जाता हूँ, मचल जाता हूँ। मेरे अनंत खुशी का आप क्या है, अनंत खुशी को आप देते हो। दाई इनफाइनाइट गिफ्ट, और ये आपका अनंत जो गिफ्ट है, कम टू मी ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन। और आपने जो इतना अनंत आकाश, अनंत, है ना, ये इतना अनंत आपने प्रकृति, ये सब कुछ जो दिया है, ये मेरे छोटे से हाथों में आता है। इनफाइनाइट गिफ्ट, इनफाइनाइट गिफ्ट, है ना, ये देखिए, इनफाइनाइट, infinite gifts come to me only on these very small hands of mine। ठीक है, और ये हर हर रोज आप देखिए सूर्योदय होता है, अनंत प्रकाश आपको दिखाई देता है। एजेस पास, कई साल बीत गए, एंड स्टिल दाउ पुअरेस्ट, एंड स्टिल देयर इज रूम टू फील। सदियां भर, सालों बीत गए हैं, है ना, और ये जो वेजल है, फ्रेल वेजल है, ये बार बार खाली होता है, लेकिन आपको इसको फिर बार बार क्या है, भर देते हो, और स्टिल देयर इज रूम टू फील, और अभी भी इसमें भरना, यानी ज्ञान, है ना, के लिए अभी भी ये क्या है, खाली है। कितनी गहरी बात कह रहे हैं, कितनी गहरी बात कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप लगातार इसे, ये मेरा ये जो शरीर रूपी है, ये घड़ा खाली हो जाता है, लेकिन आप उसको बार बार फिल कर देते हो, भर देते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे मेजर राइटर्स में। हम देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को हमने पढ़ा। आज की क्लास हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, इंडियन इंग्लिश, हमने सब कुछ देखा, और हमने राइटर पोएट्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया है। गुरुदेव जी का पहली हम पोएट्री को हमने समझा ऑन, एंड यस, ठीक है। So we have already discussed, but let us quickly revise this, and then we will move on. Characteristics and principle we will discuss today. Okay, how and why did language originate? So we have discussed many principles. So finally, this is the conclusion that we have already discussed. ये conclusion है, हमने बहुत सारे प्रिंसिपल हमने बात कर ली है कि लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, तो इट माइट बी क्लियर नाउ दैट इट इज बिग पजल एज टू हाउ लैंग्वेज बिगेन। मतलब देखिए, हाउ, कैसे शुरुआत हुई, इसको कहना बड़ा पजल है, ये कहा है ना, कठिन है। लेकिन व्हाई लैंग्वेज बिगेन सीम्स टू बी रादर क्लियर। व्हाई का जवाब हमें आसानी से मिल रहा है, लेकिन हाउ, कैसे हुई, इसकी शुरुआत को लेकर के अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। व्हाई में ये है कि पहला ये है कि मनुष्य की आवश्यकता थी। ह्यूमन क्या है, एक सोशल ह्यूमन बीइंग है, और इसीलिए क्या है, ये इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो लैंग्वेज मस्ट हैव इवॉल्व बिकॉज ह्यूमंस नीडेड इट फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। क्या उद्देश्य थे, क्या कारण थे लैंग्वेज, तो व्हाई के ये सारे जवाब है, ये सारे जो है ये व्हाई के जवाब है। ठीक है, क्या क्या पर्पसेस है। पहला, टू गिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड टू कन्वे कमांड्स। टू गिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड टू कन्वे कमांड। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना और कमांड्स को कन्वे करना। ठीक है, ये हमने देखा। दिस इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन टॉकिंग। इंफॉर्मेशन टॉकिंग है टू कन्वे इमोशंस एंड फीलिंग्स, कन्वे इमोशंस एंड फीलिंग्स, टू मेंटेन सोशल कॉन्टेक्ट ऑन अ फ्रेंडली लेवल, टू मेंटेन सोशल कॉन्टेक्ट ऑन अ फ्रेंडली लेवल, बिल्कुल, है ना। तो इमोशंस को व्यक्त करने के लिए, फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, सोशल कॉन्टेक्ट आपस में बात करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो एक तरीके से चिटचैट, सोशल चिटचैट, ये स्मॉल टॉक है एक तरीके से।
फॉर एस्थेटिक रीजंस लाइक पोएट्री, पोएट्री के लिए, पोएट्री लिखने के लिए भी हमें लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। फिर हमारा नर्वस टेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस। सो दीज ऑल आर द रीजंस, पर्पसेस दैट लैंग्वेज हैज बीन बिगेन। ओके, सो now finally let's discuss principle of English language teaching. This is the pedagogy and theories we are going, theories we have already discussed, concept we have discussed about language. Now let us discuss pedagogy. What is theory, language teaching? What are the principles of language teaching, English, especially English language teaching? क्या प्रिंसिपल है अंग्रेजी पढ़ाने के? तो इसको आइए हम देखते हैं, ठीक है। नाउ, है ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं, वेट, ठीक है, ओके। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स। लैंग्वेज क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिसमें क्या है, व्यक्ति अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। दुनिया में अलग अलग भाषाएं क्या है, बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। It is very difficult to ascertain, it is very difficult to ascertain how these languages originated, है ना। It is very difficult to ascertain कैसे ये लैंग्वेज डेवलप हुई। It is believed that people started conveying messages through signals, postures or gestures. So it is very difficult to ascertain how these languages originated. It is believed that people started conveying. तो यहाँ पर ये कहना कि भाषा का विकास कैसे हुआ, निश्चित रूप से कहना थोड़ा सा कठिन है, इट इज डिफिकल्ट, बट ये विश्वास किया जाता है कि लोग जो अपना मैसेज, अपनी बात है, अपना संदेश कैसे कहते थे। तो शुरू शुरू में, जैसे आपने ध्यान रखिए, जब मनुष्य थोड़ा सा जागरूक हुआ होगा, जब इंटरेक्शन करना शुरू किया होगा, आज से, है ना, जैसे 40,000 ईयर्स एगो होमो सेपियंस की बात होती, बौद्धिक मानव की बात होती है, तो पहले वो सिग्नल्स के माध्यम से बात करते थे, है ना, सिग्नल्स देते होंगे, कोई पोस्चर्स देते होंगे, हाव भाव, है ना, और जेस्चर्स हैं, और थोड़ा सा कुछ ना कुछ मुंह से साउंड भी निकालते होंगे, है ना। तो धीरे धीरे वो जो साउंड है, वो साउंड धीरे धीरे क्या है, वो परमानेंट होते चले गए हर लैंग्वेज में इस तरीके से। सो लैंग्वेज इज अ ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज क्या है? ये ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, है ना, मनुष्य के कम्युनिकेशन का ये सिस्टम है, दैट यूजेस आर्बिट्ररी सिग्नल्स, दैट यूजेस arbitrary signals such as voice, sounds, gestures, written symbols, etc. तो ये क्या, एक पूरा ह्यूमन सिस्टम है कम्युनिकेशन का, और उस ह्यूमन सिस्टम में लैंग्वेज क्या है, इज अ ह्यूमन सिस्टम है कम्युनिकेशन का। और उस कम्युनिकेशन में क्या क्या आ रहा, वॉइस हम लोग निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, जेस्चर हमारे बॉडी लैंग्वेज हमारी होती है, या रिटन सिंबल्स भी होते हैं। ये आपके सामने जो लिखे हैं, ये स्लाइड जो है, ये आप जो अभी ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ऑन स्क्रीन, इट इज रिटन सिंबल्स, एवरीथिंग। मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एवरीथिंग, यहाँ पर सब कुछ सिंबल ही है ना। जैसे इंग्लिश है तो ENGLISH, हमने कैसे कि पूरे दुनिया में ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये वाले सिंबल को जो है ई कहा जाएगा, इस वाले सिंबल को एन कहा जाएगा, है ना, ऐसा इसको जी कहा जाएगा, इसको एल। तो इस तरीके से क्या है, ये सिंबल्स हो गए हैं, रिटन सिंबल्स। तो ये मैसेज कन्वे करने का, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड, क्या कहते हैं, लैंग्वेज इज प्योरली ह्यूमन। लैंग्वेज क्या प्योरली ह्यूमन है, आपने देखा होगा, एक्सेप्ट ह्यूमन, बहुत कम क्या, न के बराबर एनिमल से जो लैंग्वेज का मनुष्य की तरह यूज करते हैं, या उनकी कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज हो। एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्स बाय विच ऑफ अ सिस्टम वॉलंटरीली प्रोड्यूस्ड सिस्टम। तो ये क्या है, हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज है बिल्कुल प्योरली ह्यूमन है,
जो कम्युनिकेशन करने के लिए, आइडियाज, इमोशंस, डिजायर्स को कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम देखते हैं ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसको हम देखें। तो पहला है लैंग्वेज इज वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, है ना, कि लैंग्वेज क्या है, बहुत ये वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, यानी जो हमारी जो डेवलपमेंट का पार्ट है, मनुष्य के डेवलपमेंट का, उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस में ये लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान है। इट इज अ सोशल एक्ट, अ मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल, है ना। यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस, इट इज अ सोशल एक्ट, अ मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये मनुष्य के डेवलपमेंट का अभिन्न हिस्सा है। इफ लैंग्वेज विल नॉट बी देयर, मैन हाउ कैन मैन डेवलप हिमसेल्फ। सो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ये सोशल एक्ट है। तो यहाँ से क्या है, एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल करना, या एक दूसरे व्यक्ति के साथ में कन्वे करना, एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना, अपनी बात कहना, एडजस्ट करना, इस सब के लिए क्या है, ये लैंग्वेज क्या है, एक मीन्स का काम करती है, माध्यम का काम करती है, मीडियम का काम करती है। दूसरा, लैंग्वेज एग्जिस्ट इन सोसाइटी। मनुष्य ये क्या है, एग्जिस्ट, बिल्कुल लैंग्वेज का अस्तित्व कहाँ पर है, समाज में है। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन सोसाइटी, इट इज अ मीन्स ऑफ नरिशिंग, it is a means of nourishing and developing culture and establishing human relations. It is a means of nourishing and developing culture and establishing human relations. बिल्कुल यहाँ पर क्या है, ये कल्चर को डेवलप करने के लिए और ह्यूमन रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में इसका अस्तित्व है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आज के जो मनुष्य का जो कल्चर है, मनुष्य का जो कल्चर है, ह्यूमन कल्चर है ना, तो वो कल्चर कहीं ना कहीं, या मनुष्य के आपस में जो रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। तो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिंबल्स, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिंबल्स that are employed to denote some object, occurrences and meaning। तो लैंग्वेज क्या है, ये बहुत सारे सिंबल से मिलकर के बनी हुई है, that are employed to denote object, occurrence और meaning। बिल्कुल हजारों भाषाएं इस धरती पर है, अनेक पूरे दुनिया में। तो वो जो सारे सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स क्या है, अनेकों ऑब्जेक्ट को, अनेकों अभिव्यक्ति को, अनेकों अर्थ को, मीनिंग को प्रकट करते हैं, है ना। दे प्रोड्यूस, दे डिनोट मेनी ऑब्जेक्ट्स, अकरेंसेस एंड मीनिंग्स। तो सिंबॉलिक होती है लैंग्वेज, क्या है, बिल्कुल सिंबॉलिक है। जैसे हमें है ना, इंग्लिश, हिंदी में बात करना है ना, तो ये देखिए आप, तो यहाँ हमको ये पढ़ा कि ये ह है, ये मात्रा लगी है, ये न है, ये द है। इस तरीके से क्या है, लैंग्वेज कोई भी हो, कोई भी हो, वो क्या है, सिंबॉलिक होती है। सिंबल्स हमने ये पहले तय कर लिए कि हाँ, ऐसा कुछ वर्ड रहेगा तो उसको ह पढ़ा जाएगा, ऐसे है ना, या इंग्लिश में हो तो हम ऐसा करेंगे और इसको ह पढ़ा जाएगा। इस तरीके से हमने ये सारे सिंबल्स डेवलप किए हैं, सिंबॉलिक है। सिस्टमेटिक भी है, सिंबल के साथ साथ में ये सारे सिंबल्स को अस्त व्यस्त तरीके से यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर ऑर्डर में इनको रखा जाता है, अरेंज किया जाता है, और एक मीनिंगफुल तरीके से इनको सजाया जाता है, तब जाके कोई मीनिंग निकल के आता है। तो ऑल्दो लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, yet its symbols are arranged in a particular system। ये देखिए कि हमको सिस्टम लिखना है तो SYSTEM ही होगा। आप सिस्टम लिखने के लिए डबल SY या ETM ऐसा कुछ उल्टा सीधा कुछ नहीं लिख सकते आप। एक प्रॉपर हम एक प्रॉपर ऑर्डर में इनको हम अरेंज करेंगे। तो although language is symbolic, yet its symbols are arranged in a particular system। All languages have a phonological and grammatical system, and within a system there are several subsystems। बिल्कुल सारे लैंग्वेजेस के अपने फोनोलॉजिकल यानी साउंड सिस्टम है, ग्रामेटिकल सिस्टम है ना, और हर सिस्टम के अंदर उनके अपने सब सिस्टम्स होते हैं, हर सिस्टम के अंदर उनके अपने सब सिस्टम्स होते हैं, ध्यान रखना है। लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक, पहला क्या था, सिंबॉलिक, है ना, दूसरा हमने देखा सिस्टमेटिक, ठीक है। दूसरा लैंग्वेज इज, ये देखिए सिस्टमेटिक रिपीट हुआ है। चलो आर्बिट्ररी, नेक्स्ट क्या है, आर्बिट्ररी है। देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन, आर्बिट्ररी मींस व्हाट, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग आर द आइडियाज कन्वेड बाय देम। देखिए
एक्चुअल में क्या है, जो पर्टिकुलर कोई वर्ड होता है ना, देर इज नो इनहेरेंट रिलेशन, एकदम स्वाभाविक रिलेशन नहीं है। वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज है ना, यानी किसी भाषा के जो वर्ड्स होते हैं और उनकी जो मीनिंग है, आइडियाज है, उसमें कोई एकदम सीधा सीधा संबंध नहीं होता है ना, सीधा सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे बिल्कुल आपको यहाँ पर देखिए से, उदाहरण के लिए, आप आर्बिट्ररी मतलब द्विअर्थी होता है। जैसे कई बार कोई एक वर्ड बोला हमने, जैसे आपने इंग्लिश है ना, वो पानी कहा आपने, मान ले पानी, तो आपने समझा वाटर, लेकिन मैंने फिर कहा पानी पानी हो गया, है ना। तो कई बार क्या है, मीनिंग चेंज होते हैं, एक ही वर्ड के अनेकों अर्थ निकलते हैं, वही आर्बिट्ररी है। एक ही वर्ड के अनेकों अर्थ होते हैं, एक ही सेंटेंस के अनेकों मीनिंग निकलते हैं। Language is productive and creative. The structural elements of human language can be combined to produce new utterances never heard before according to the needs of society. ये देखिए, तो लैंग्वेज क्या है, प्रोडक्टिव है और क्रिएटिव है। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज है, उसको हम क्या है, नए नए अभिव्यक्ति को, क्योंकि डेवलपमेंट होता है अभी, जैसे नई टेक्नोलॉजी के दौर में, इन 21st सेंचुरी व्हाट इज हैपनिंग, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। जितना कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, उसमें नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। आप देखिए चैट जीपीटी, एआई, या आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये कहाँ, ये अभी अभी आए वर्ड्स, पहले नहीं थे। आज से सन 2000 में ये वर्ड सारे नहीं थे, नए नए वर्ड्स हैं, सिस्टम है एक तरीके से, उसमें बहुत सारे, है ना, आपके फीचर्स है बहुत सारे। आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चलाइए, फेसबुक चलाइए, उसमें आपको नए नए फीचर्स देखने को मिले, तो नई नई वोकैब डेवलप होती रहती है ना, जो पहले हमने सुने नहीं, ऐसे वर्ड्स का यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्या, प्रोडक्टिव भी है और क्रिएटिव भी है, और लैंग्वेज निरंतर अपडेट होती रहती है। एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, अब देखिए हम दूसरा, एम्स क्या है हमारा, अल्टीमेट लक्ष्य क्या है लैंग्वेज पढ़ाने का। तो एबिलिटी पहला क्या है, एबिलिटी, ठीक है, पहला है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज। ये देखिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज, पहला ये है। लैंग्वेज टीचिंग, भाई लैंग्वेज हम क्यों पढ़ाते हैं, मान लें इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात करें, तो दो ये है कि स्पीकर की लैंग्वेज को हम समझ सके। मान ले मैं अभी स्पीकर हूं, आई एम ए स्पीकर हियर, और मैं आपको आप तक मैसेज कन्वे कर रहा हूं, तो ये आपको लैंग्वेज, मान ले आपको जो है, आप उसको, मेरे मैसेज को आप समझ सके। और मान ले कल को आप जो है कोई दूसरा, कोई और व्यक्ति दूसरा इंग्लिश में आपको पढ़ाएगा, कोई और कहीं से आप इंग्लिश पढ़ोगे, समझोगे, तो आप स्पीकर की लैंग्वेज को समझ जाओगे। लेकिन किसी को इंग्लिश आती ही नहीं है, यानी उसको इंग्लिश लैंग्वेज पे उसको बिल्कुल आती नहीं है, तो उसको क्या है, पहले इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कोई भी, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, वॉट एवर, कोई भी एनी न्यू लैंग्वेज हम बात करें, तो लैंग्वेज टीचिंग इसलिए की जाती है ताकि सामने वाला जो है उस भाषा में स्पीकर की लैंग्वेज को समझ सके। दूसरा, एबिलिटी टू रीड अलोंग विद अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, आप क्या है, अभी आप खुद ही इंग्लिश की ही बात करें हम, तो दूसरी एबिलिटी क्या है कि इंग्लिश में जैसे, तो उसको हम रीड कर ले और साथ में हम उसको समझे भी, साथ में उसको समझे भी। नेक्स्ट है एबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्लुएंटली एंड डाइवर्सली यूजिंग डिफरेंट स्किल्स। दूसरा क्या है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्लुएंटली एंड डाइवर्सली यूजिंग डिफरेंट स्किल्स। एक अगला क्या है, हम उस भाषा में बहुत अच्छे से फ्लुएंटली हम एक बोल सके, और डाइवर्सली यूजिंग डिफरेंट स्किल्स, क्लियर है, तो एक अभिव्यक्ति का भी माध्यम हो। नेक्स्ट है एबिलिटी टू प्रेजेंट आर राइट व्यूज, या तो हम अपनी बात को प्रेजेंट करें या अपने व्यूज को लिखे इन कोहेरेंट मैनर, एक बहुत व्यवस्थित मैनर में हम अपनी बात को प्रेजेंट कर सके या अपनी बात को लिख सके, अपने विचारों। फिर एबिलिटी टू लर्न टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेजेस, ability to learn a technological language used in teaching of other subjects such as music, computers, and sports, etc. etc. So, ability to learn a technological language used in teaching of other subjects such as, अब यहाँ पर देखिए, तो दूसरा, हम जो नई नई टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज है उसको हम सीखें, है ना, और उसको क्या है, यूज्ड इन टीचिंग ऑफ अदर सब, दूसरे सब्जेक्ट, मान ले हमको म्यूजिक पढ़ना है, हमको कंप्यूटर्स पढ़ना है, हमको स्पोर्ट्स पढ़ना है, और ये मान ले इंग्लिश में ही लिखा हुआ है सारा कंटेंट, तो हमें इंग्लिश में भी समझ में आ जाए। तो अल्टीमेट एम ये है कि हम दूसरे सब्जेक्ट को भी उस लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो लैंग्वेज एक बेसिक है,
लैंग्वेज का आप नया कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, आपको मान ले कंप्यूटर पढ़ना, आपको स्पोर्ट्स का, आपको कोई योगा के बारे में पढ़ना, यू वांट टू स्टडी अबाउट योगा एंड कंप्यूटर, देन you should have proper language command, then you will be able to understand. Ability to understand the scientific aspect of language, ये देखिए scientific aspect of language, ability to understand scientific aspect of language। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, साइंटिफिक एस्पेक्ट आपका लैंग्वेज का होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी जो लैंग्वेज का साइंटिफिक एस्पेक्ट है उसको समझना भी जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, ठीक है। तो क्रिएटिव स्किल को समझने के लिए डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर सेंसिटिविटी, यानी जो लर्नर है उसकी लैंग्वेज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेशनल इश्यूज, कल्चरल हेरिटेज, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्परेरी, बिल्कुल ये बड़े इश्यूज सारे, ये सारे मकसद है लैंग्वेज सीखने के। भाई नेशनल इश्यूज क्या है, हमारे कल्चरल हेरिटेज क्या है, हमारे कंटेम्परेरी लाइफ में, ये सब समझने के लिए हमें लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज इज अवर प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इंपॉर्टेंस हम देखें तो लैंग्वेज का हमारे प्राइमरी सोर्स का, यानी कम्युनिकेशन का प्राइमरी सोर्स है। दूसरा, इट इज द मेथड थ्रू विच वी शेयर अवर आइडियाज एंड थॉट्स विद अदर्स, इट इज द मेथड थ्रू विच वी शेयर अवर आइडियाज एंड थॉट्स विद अदर्स, ये वो मेथड है जिसमें हम अपने आइडियाज और थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। The three phases of human knowledge, preservation, transmission, and advancement are possible only with the help of a language. The three phases of human knowledge, preservation, देखिए थ्री फेज कौन कौन से हैं मनुष्य के नॉलेज के, और थ्री फेजेस ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य का जो नॉलेज है उस नॉलेज के तीन फेज है। कौन कौन से फेज है भैया? तीन फेज है, ध्यान रखना। पहले तो हम उस नॉलेज को प्रिजर्व करें, यानी पुराना नॉलेज जो है हमारा इधर उधर गायब न हो जाए, उस नॉलेज को प्रिजर्व करना। फिर उसको जो है हम ट्रांसमिट करें, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करें, और फिर नेक्स्ट है एडवांसमेंट, या और फिर उसमें उन्नति भी करें, एडवांसमेंट भी उसमें करें। ये तीन चीजें हैं ह्यूमन फेज नॉलेज के, प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड एडवांसमेंट। तो ये सारी बातें लैंग्वेज से होगी। आज हम गीता है, महाभारत है, या और भी ऐसी कई किताबें हैं, है ना, आज हम जो नॉलेज को पढ़ते हैं, ये लैंग्वेज हमारे पास में आज जो जिस रूप में डेवलप होके आई है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, लैंग्वेज जो डेवलप होकर आई है, ये भी कहीं ना कहीं ये प्रिजर्वेशन का, ट्रांसमिशन का और एडवांसमेंट का ही नतीजा है। लैंग्वेज का ही कमाल है कि इसको प्रिजर्व किया, उसको ट्रांसमिट किया, एक से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होते हुई, और फिर उसका एडवांसमेंट होके आज ये एडवांस लेवल पे हमारे सामने है। लैंग्वेज इज आल्सो द बेस्ट सोर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, बिल्कुल सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। अगला क्या है, ये देखिए, स्टडी एंड यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया। हम देखते हैं इंडिया में भी इसका बहुत बड़ा यूज है, एज इट इज द मोस्ट कॉमन फॉरेन लैंग्वेज। ये ध्यान रखना, कॉमन लैंग्वेज है। आज की तारीख में इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश क्या है, पूरी दुनिया में बोली जाने वाली कॉमन फॉरेन लैंग्वेज है। एवरीवन नीड्स टू लर्न द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू गेट इन टच ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। ये देखिए, everyone needs to learn the language in order to get in touch on an international level। तो यहाँ पर क्या है, हर एक को इस लैंग्वेज को सीखना बहुत जरूरी है। everyone needs to learn the language in order to get in touch, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है, इसलिए हर एक को सीखना जरूरी है। अब यूनिवर्सिटी यूजीसी क्या कहता है, देखिए यूजीसी क्या कहता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, इंग्लिश इज लैंग्वेज विच इज रिच इन लिटरेचर, है ना, क्या है, रिच इन लिटरेचर, ह्यूमनिस्टिक, साइंटिफिक एंड टेक्निकल, है ना। यहाँ देखिए, ह्यूमनिस्टिक, साइंटिफिक एंड लिटरेचर। तो ये जो है लैंग्वेज कैसी है, ह्यूमनिस्टिक भी है, साइंटिफिक भी है और टेक्निकल भी है, और इसी कारण से पूरी दुनिया में यूज की जाती है। Under sentimental urges, we should give up the English language. We would cut ourselves off from the living stream of ever-growing knowledge। ये देखिए, तो ये हालांकि कहते हैं कि इसको
गिव अप होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि साइंटिफिक नॉलेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते। प्रिंसिपल क्या है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो इसमें आप देखिए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अब यहां पर हम ये देखना कि किसी भी भाषा को पढ़ाने के लिए क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। चलिए, ठीक है। ठीक है, ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्या है, उसमें देखिए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या है, मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग। क्या है, पार्टिकुलरली इन लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज। ये देखिए पहला तो ये है कि लैंग्वेज टीचिंग का प्रिंसिपल है कि व्यक्ति के अंदर कोई क्या है, मोटिवेशन और इंटरेस्ट होना चाहिए। मोटिवेशन किसी भी काम को करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे सेकंड लैंग्वेज के रूप में अगर हमें सीखना है, हमारे को जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश सीखना है, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये आप देखेंगे इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। इंग्लिश रिसोर्सेज एंड टेक्स्ट बुक शुड बी सिलेक्टेड, है ना, इंग्लिश रिसोर्सेज एंड टेक्स्ट बुक शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल, जो स्टूडेंट है उनके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड्स के अनुसार क्या है, टेक्स्ट बुक और रिसोर्स सिलेक्ट होना चाहिए, है ना, ताकि बच्चों को आसानी समझ में आ जाए। द टीचर कैन अराउज प्यूपिल्स इंटरेस्ट इन नंबर ऑफ वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग कैन बी मेड इंक्रीजिंगली इंटरेस्टिंग। जो टीचर है वो विद्यार्थियों में क्या है, बहुत सारे तरीके वो डेवलप कर सकता है लैंग्वेज लर्निंग के, और उसको उसका सीखने का इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, चार्ट है, पिक्चर्स है, फ्लैश कार्ड्स है, मॉडल्स है, ब्लैक बोर्ड है, स्केचेस है एंड अदर सिमिलर विजुअल डिवाइसेस है। इनके माध्यम से क्या है, वो डेवलप कर सकता है। बिल्कुल, चार्ट आपके पास होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए, फ्लैश कार्ड हो आपके पास, मॉडल हो, है ना, कोई ना कोई ब्लैक बोर्ड हो, स्केचेस है, उसके माध्यम से जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। थियोरी ऑफ इमिटेशन, अकॉर्डिंग टू मेनी साइकोलॉजिस्ट द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा जो है वो आप देख सकते हैं वो इमिटेशन से ज्यादा सीखता है। द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन, है ना, बच्चा जो है वो इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड, ये देखिए, गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड प्रोनाउंसिएशन एंड वोकेबलरी। एक अच्छा स्पीच जो होता है ना, कोई अगर अच्छा बोलता है तो उसका कारण ये है कि उसने क्या है, अच्छे प्रोनाउंसिएशन को इमिटेट किया है, अच्छी वोकेबलरी को इमिटेट किया है। Imitation followed by intensive practice helps in the mastery of the language system. So imitation followed by intensive practice helps in the mastery of the language system. तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन जो इमिटेशन होता है वो बिल्कुल क्या है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के माध्यम से और लैंग्वेज सिस्टम पर मास्टरी हासिल करके आता है। थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ये देखिए हैबिट फॉर्मेशन क्या है, लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू पामर क्या है, इज एसेंशियली अ हैबिट फार्मिंग प्रोसेस, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स, अ प्रोसेस, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स। ये देखिए लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू पामर क्या है, एसेंशियली हैबिट है। एक तरीके से लैंग्वेज लर्निंग क्या है, एक तरीके से ये हैबिट है, अ हैबिट फार्मिंग, एक तरीके से हैबिट फार्मिंग की प्रोसेस है जिसमें हम नई नई हैबिट्स को सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग कैन मेक लैंग्वेज पैटर्न्स अ हैबिट थ्रू इंटेंसिव पैटर्न प्रैक्टिस इन वैरायटी ऑफ सिचुएशन। बिल्कुल,
और जो ये सॉरी टीचर्स क्या है, एक हैबिट को बिल्कुल पैटर्न के रूप में सिखा सकता है, और वो जो है अलग अलग सिचुएशन में यूज करता है लैंग्वेज को। इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट्स ऑफ स्पीक, ये देखिए मैंने कहा ना आपको क्या क्या हैबिट हम डेवलप करते हैं लैंग्वेज लर्निंग में। स्पीकिंग यानी स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म्ड, दीज आर द मेजर हैबिट्स। रीडिंग अगेन एल, ये देखिए LSRW, इस पे आप काम करिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज 4 स्किल्स आर वेरी नेसेसरी। ठीक है, इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट्स ऑफ स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म्ड, ये ध्यान रखना है। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, है ना, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। तो यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू BF Skinner, psychological experiments have proved that practicing and drilling play an important part in language teaching। ये देखिए, तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग प्ले, ये देखिए प्रैक्टिस करना और ड्रिलिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश। बिल्कुल आपकी कोई भी लैंग्वेज है ना, उसमें बार बार उसकी प्रैक्टिस करना और उसमें अंदर जाना, ड्रिलिंग प्ले, बिल्कुल उसमें अंदर गोता लगाते रहना। क्या है, कोई भी चीज प्रैक्टिस से, अभ्यास से, करत करत अभ्यास है, जड़मति होत सुजान। Teacher should make sure that repetitions of things at proper intervals should be done। ये देखिए, teacher should make sure that repetitions of things at proper intervals should be done। टीचर को क्या है, टीचर क्या है, should make sure that repetition of things at proper interval, proper interval के बाद में बार बार repetition होना जरूरी है, या रिवीजन होना जरूरी है। टीचर ध्यान रखे, अदरवाइज है ना चीजें क्या है, खो जाएगी, चीजें याद नहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, रिपीटेशंस बहुत जरूरी है। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये क्या कहती है, ये कहती है कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर। बिल्कुल हर बच्चा क्या है, दूसरे से यूनिक होता है, दूसरे से अलग होता है। In language teaching, we have to keep in mind that learners possess different abilities. Learner possess different abilities, personalities, and belong to different background. So the stimulus needs of every learner will be different। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि इन लैंग्वेज टीचिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट लर्नर्स पॉजेस डिफरेंट एबिलिटीज। हर व्यक्ति में जो लर्नर्स होते हैं उसकी अपनी एबिलिटीज होती है, हर एक की अपनी होती है, उसकी अपना व्यक्तित्व होता है, और वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से सीखता है। स्टिमुलस नीड्स ऑफ एवरी लर्नर विल बी डिफरेंट, यानी हर एक के सीखने का तरीका हो सकता है अलग। किसी को लिसनिंग पे ज्यादा आप सुना के समझा सकते हैं, किसी को लिख कर अच्छे समझ में आएगा, किसी को बोल बोल के ज्यादा समय प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हर एक का बैकग्राउंड अच्छा है। किसी की इंग्लिश पहले से बेसिक अच्छी है तो उसको स्पीकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, किसी का बेसिक कमजोर है वो राइटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। तो everyone is having different abilities and personalities and belong to different backgrounds। so these are the major reasons that they need to learn in a different way। Teaching has to be done keeping in mind the individual differences in problems arising out of it। बिल्कुल जो टीचिंग होना चाहिए वो क्या है, जो टीचिंग होना चाहिए पेडागॉजी की है, ये है ना, ये पेडागॉजी है, एज अ टीचर आई एम टीचिंग यू, ये पेडागॉजी कहती है। तो टीचिंग क्या होना चाहिए, हर बच्चे का अलग अलग जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके से हमें पढ़ाने का तो एक तरीका अपना, एक ही तरीके से आप नहीं पढ़ाएंगे। सपोज इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, 40 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ क्लास, है ना, आप कह सकते हैं 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो एवरी इंडिविजुअल यानी 40 different backgrounds people are students are sitting, and they have many 40 abilities are there, and their 40 personalities are sitting in a class। teacher cannot teach in one way only। there are 40 students in a class, a teacher should not teach in only one way। एक टीचर जो है वो एक तरीके से ना पढ़ाए, उनको वहां पर हर लेवल के बच्चे होंगे, बहुत टॉप मोस्ट बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी होंगे, थोड़े से मिडिल भी होंगे, थोड़े से लो लेवल वाले भी होंगे। उन सभी बच्चों को हमको समझा के, जो सबसे कमजोर बच्चा है उसको भी हमें लेकर के चलना है, तो उस लेवल की हमारी टीचिंग होना चाहिए। द टीचर शुड अडॉप्ट डिफरेंट टेक्स्ट,
strategies, and multiple approaches to make learning meaningful. तो टीचर्स शुड अडॉप्ट डिफरेंट टेक्ट, टीचर को क्या अलग अलग टेक्ट अपनाना चाहिए, स्ट्रेटजीज अपनाना चाहिए, मल्टीपल अप्रोचेस आपको अपनाना चाहिए टू मेक लर्निंग, है ना, जो हमारी लर्निंग है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। ठीक है, थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर, आप देखिए थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर, मदर मतलब मदर टंग, है ना, मदर टंग, है ना, यहां पर देखिए मदर टंग, ये शुड बी स्प्रिंगली, ये देखिए जुडिशियसली यूज्ड व्हाइल टीचिंग, बिल्कुल कोई भी इंग्लिश हम जैसे हमको इंग्लिश पढ़ना है तो हमारी मदर टंग मान ली हिंदी है, तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी का भी यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो पाएगी। एट एन अर्ली स्टेज, कोई भी आप जो टारगेट लैंग्वेज आप जो सीख रहे हैं उसमें आपकी नेटिव लैंग्वेज का भी रोल होता है। विदाउट नेटिव लैंग्वेज यू कैन नॉट लर्न टारगेट लैंग्वेज। जैसे हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश होगी तो हमें हमारी मदर टंग हिंदी का भी कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा ताकि हम आइडियाज को अच्छे से समझ पाए। तो एट एन अर्ली स्टेज some explanations will have to be given in pupils mother tongue, ये देखिए, बट एट लेटर, ये देखिए अर्ली स्टेज, शुरू में क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में हमें बहुत कुछ सम एक्सप्लेनेशन क्या करना पड़ेगा, हमें जो विद्यार्थी है उसकी मदर टंग में बताना पड़ेंगे। स्टार्टिंग से हम हमारे टारगेट लैंग्वेज, मान लीजिए कोई नया बच्चा है उसको इंग्लिश नहीं आती है और सारे कॉन्सेप्ट आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझा रहे हैं तो उसके लिए अभी डिफिकल्टी होगी। तो अर्ली स्टेज में हम क्या करेंगे, कुछ बातें जो है मदर टंग में समझाएंगे, बट एट लेटर स्टेज, लेकिन बाद के फेज में जब उसको थोड़ी बहुत समझ बढ़ जाएगी इंग्लिश में, inputs from the target language in a simple graded manner can help in minimizing the influence of the mother tongue, बिल्कुल। तो बाकी एक बार थोड़ा सा अर्ली स्टेज में डेवलप होने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम टारगेट लैंग्वेज के कुछ इनपुट देंगे, और वो भी कैसे, बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल मैनर में, और उससे क्या होगा, वो जो है अच्छे से सीख सके, और मिनिमाइजिंग द इन्फ्लुएंस, और धीरे धीरे क्या है, वो अपनी जो मदर टंग है उसको यूज करना मिनिमाइज कर सके, यानी धीरे धीरे उसका यूज कम कर सके। यानी पहले हम मदर टंग में धीरे धीरे समझाते हुए उसको टारगेट लैंग्वेज में ले जाएंगे, और फिर धीरे धीरे हम ऐसा प्रयास करेंगे कि टारगेट लैंग्वेज क्या कर लेगी, मदर टंग को रिप्लेस करेगी। ग्रेजुअली टारगेट लैंग्वेज कैन बी लर्न। ये देखिए करेक्शन, correlation with life क्या है, English should be practiced in everyday situations with which children can easily identify it. This way meaning will be clarified and reinforced, बिल्कुल रोज प्रैक्टिस किया जाना चाहिए अलग अलग आप कहते हैं सिचुएशन में। थ्योरी ऑफ ओरल अप्रोच, इसमें क्या कहते हैं, स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर्स टू लर्न, बिल्कुल जो स्पीच है वो मोटिवेट करती है लर्नर को सीखने के लिए। Speech must precede reading and writing. Speech must precede reading and writing. Reading और writing को बढ़ावा मिलता है इससे। Introduction to lessons should begin orally as learning to speak a language. जो हमारे लेसन है, मान ले आपको, है ना, आपकी जो स्कूल लेवल में जो सिलेबस होता है उसके जो लेसन्स है उसको ओरली क्या है बोल करके, इंट्रोडक्शन वगैरह आदि क्या है बोल करके बताया जाना चाहिए। टू स्पीक अ लैंग्वेज इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग टू रीड एंड राइट, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो लेसन वगैरह है उसको जो है बोल बोल के, रीडिंग कर करके या राइटिंग कर करके उसका इंट्रोडक्शन लिखे, तो उससे क्या होगा, हमारा सिलेबस भी होगा, दूसरा लैंग्वेज को सीखना भी आसान होगा। सो दीज ऑल आर द थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर, ये सारे ये क्या है इसके टर्म्स हैं। मैक्सिम्स यूज्ड व्हाइल टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, नोन टू अननोन, ये भी है आपको, नोन टू अननोन, बिल्कुल, है ना, ज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से ज्ञात। पहले तो हम वो बात है, टीचिंग शुड बी कैरीड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स नो इधर इन देयर नेटिव लैंग्वेज और इन इंग्लिश। पहले हम टीचिंग जो होती है ना, वो टीचिंग कैसे होगी, सबसे पहले हम ये करेंगे कि स्टूडेंट जो जानता है, स्टूडेंट नो, वहां से हम शुरू करेंगे। टीचिंग शुड बी कैरीड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स नो इधर इन देयर नेटिव लैंग्वेज, या तो अपनी मातृभाषा में या इन इंग्लिश, किसी भी भाषा में, तो वो जो जानते हैं वहां से हम शुरुआत करेंगे। फिर इट इज कंसिडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज, बिल्कुल जो हमारा ओल्ड नॉलेज होता है, यानी बच्चे जो पहले से जानता है वो क्या करेगा, वो न्यू नॉलेज के फाउंडेशन का काम करेगा।
दैट इज वाई नोन टू अननोन की तरफ हम जाएंगे। Pronouns in English grammar should be taught when the learner has a knowledge of nouns। ये देखिए, अगर बच्चे के पास में नाउन का नॉलेज है तो प्रोनाउन पढ़ाया जाना चाहिए। प्रोनाउन का नॉलेज है तो प्रोनाउन, नाउन के बाद में उनका काम क्या है, वर्ब पढ़ाई जानी चाहिए। इस तरीके से, ये नहीं कि फिर से नाउन पढ़ाने बैठ गए, लेकिन नाउन का आपको बेसिक रिवीजन करवा के फिर प्रोनाउन पे जाना चाहिए। तो नोन टू अननोन पे हम जाएंगे कि किस तरीके से प्रोनाउन का ये काम है, तो फिर ये नाउन आप जानते हैं और फिर ये प्रोनाउन है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ध्यान रखना, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल थिंग्स एंड वोकेबलरी शुड बी टॉट फर्स्ट। पहले छोटी छोटी चीजें हम पता है, वोकेबलरी है, इनको पता है, बिफोर प्रोसीडिंग टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ वोकेबलरी। यानी कठिन वोकेबलरी, कठिन स्ट्रक्चर की तरफ हम जाए उससे पहले हमें क्या है, उससे पहले हमें सिंपल चीजें पढ़ाना चाहिए, छोटी छोटी सिंपल वोकेबलरी पढ़ाना चाहिए। By learning simple things, learners feel motivated and confident. That would certainly help in better understanding of complex things. तो by learning simple things, है ना, हम यहाँ पर जो है छोटी छोटी जो चीजें उनको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, जो लर्नर्स है वो मोटिवेटेड फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और देट वुड सर्टेनली हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स। उससे क्या होगा कि शुरू में हम जब सिंपल चीजें सिखाते हैं तो जो लर्नर होते हैं वो जो है वो इजीली क्या है, कॉम्प्लेक्स चीजों को भी समझ जाते हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब जो ठोस, यानी कोई चीज हमें दिखाई दे रही है, वहां से एब्स्ट्रैक्ट जो अज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात। कॉन्क्रीट थिंग्स आर रियल थिंग्स, हमें कोई चीज दिखाई दे रही है वो रियल है। विच कैन बी सीन, जो दिखा जा सकता है। फेल्ट, और सेंसेस, हम उनको सेंस के माध्यम से हम बिल्कुल, हम पहले हम है ना, जैसे ईश्वर के बारे में हम बात करेंगे तो हमारे सामने कोई पिक्चर है, कोई मूर्त है, मूर्ति है, उसकी हम पूजा करेंगे, है ना। हम पहले लौकिक जो हमारे सामने मूर्ति है ना, स्ट्रक्चर, उसकी हम पूजा करेंगे और फिर हम अलौकिक की बात करेंगे। देन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, हम फिर महसूस करेंगे कि समथिंग इज देयर इन द एनवायरनमेंट, इस तरीके से। तो concrete things are real things which can be seen and felt by our senses. Abstract things can be just imagined. Abstract things क्या है, इमेजिनेशन होती है। तो पहले हम सीधे इमेजिनेशन नहीं पढ़ा सकते, पहले हमें कॉन्क्रीट चीजें पढ़ाना पड़ेगी जो दिखाई देती है। टीचिंग डन विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, टीचिंग क्या होना चाहिए, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से पढ़ाई जाएगी पहले, जो दिखाई देता है। लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, a learner can imagine about a golden apple only if he has seen an apple। ये देखिए, a learner can imagine about a golden apple, ये देखिए पहले, है ना, golden apple only if he has seen an apple। कोई भी लर्नर, है ना, a learner can imagine, जैसे golden apple के बारे में इमेजिन करना। आपसे मान ले, हमने कहा कि मैंने आपसे कहा golden apple, अगर मान लीजिए आपने ये एप्पल वर्ड पहले कभी सुना ही नहीं और ना ही आपने एप्पल कभी देखा, मान लो उदाहरण के लिए, है ना, आपने पहले कभी एप्पल देखा ही नहीं है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा गोल्डन एप्पल, तो आपके दिमाग में कोई पिक्चर नहीं बनेगी। लेकिन आप जानते हैं कि हाँ एप्पल इस तरीके से है, तो आपको सिर्फ गोल्डन उस पर चढ़ाना, इमेजिन करना है। गोल्डन एप्पल, ये है पहले कॉन्क्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट, है ना, तो इमेजिनेशन, ये ध्यान रखना है। एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले एनालाइज करेंगे हम। व्हेन टीचिंग इज डन फ्रॉम डिटेल्ड टीचिंग, पहले हम बहुत सारे डिटेल में हम बातें करेंगे। टू समराइज, वी गो फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इफ लर्नर इज टॉट डिफरेंट टेंसेस विद एग्जांपल, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। राइट, बिल्कुल, पहले मान ले हमको टेंस पढ़ाया, हमने बहुत सारे, हमने 12 टेंसेस है, 72 टाइप के सेंटेंस बने, जो भी हमने टेंस के बहुत अलग अलग सारे टेंस पढ़ा दिए। तो अल्टीमेटली जो सिंथेसिस रूप में बच्चे को क्या समझ में आएगा, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, कि हम देखते हैं कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ पर भी कुछ में नहीं है। तो ये एक हमने देखा कि ये सारा लगभग एक अप्रॉक्सीमेट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये काम करा टेंस में, या ऑलमोस्ट जो इंग्लिश के सेंटेंस इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये सिंथेसिस से पहले एनालिसिस करते हैं। इंडक्शन टू डिडक्शन, इसमें क्या, इन द इंडक्शन मेथड वी गिव सम एग्जांपल्स।
है ना। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो है एग्जाम्पल्स देते हैं फर्स्ट, देन ट्राई टू रीच अ कंक्लूजन। पहले हम एग्जाम्पल देंगे बहुत सारे, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, पहले मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ और फिर हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। इन डिडक्शन हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रूल इज एक्सप्लेन्ड देन सम एग्जाम्पल्स। देखिए ये दो चीजें हैं। टेंस का मान ले, हमने बहुत सारे पहले सेंटेंस बताए, फिर हम कंक्लूजन बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर है ना। मान ले पहले हमने बहुत सारे 1 2 3 4 5 ऐसे पूरे सेंटेंस 10 20 लिख दिए हमने, है ना। और फिर हमने कहा कि इसका ये स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हुआ, ये इंडक्शन मेथड हुई। पहले हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए, फिर हमने कंक्लूजन दिया। लेकिन यहाँ पर शुरू में हमने क्या दे दिया, शुरू में हमने क्या दे दिया, स्ट्रक्चर, है ना। यानी पहले हमने रूल्स बता दिया और फिर हमने 1 2 3 4 5 सारे एग्जाम्पल बताए। तो ये इंडक्शन टू डिडक्शन मेथड कहलाती है, इंडक्शन टू डिडक्शन। तो हम क्या फॉलो करेंगे, पहले हम सारे पहले क्या करेंगे हम, इन द इंडक्शन मेथड, पहले इंडक्शन में हम क्या, पहले एग्जाम्पल समझाएंगे, ये सारे इस टाइप के सेंटेंस है, फिर स्ट्रक्चर बताएंगे। पहले आप स्ट्रक्चर बता देंगे तो उसमें दिक्कत आती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हालांकि आजकल भी पहले स्ट्रक्चर बता के फिर सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इंडक्शन टू डिडक्शन ज्यादा आसान होता है। टीचिंग ये देखिए, टीचिंग शुड ऑलवेज प्रोसीड फॉर फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। तो ये कहता है कि टीचिंग हमेशा पहले एग्जाम्पल दो, फिर उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करो। जैसे पहले स्पीक लाउडर देन लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन, पहले वो जोर है ना, स्पीक लाउडर, पहले जोर जोर से पढ़ो, बोलो, है ना, देन एक्स लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन। Such examples can help the students learn much better than complicated concept। ये देखिए ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल क्या है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, पहले हम साइकोलॉजिकल पढ़ाएंगे, फिर लॉजिकल पे जाएंगे। किसी को भी आप पहले ही बार में लॉजिकल नहीं सिखा सकते, है ना, पहली बार में किसी को लॉजिकल नहीं सिखा सकते। तो ये सारी टीचिंग मेथड, ये पेडागॉजी या सारी पेडागॉजी आपको मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए क्या है, while teaching, the interest, aptitudes, capacities, and difficulty level of the learners should be kept in mind। देखिए साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, while teaching, the interest, aptitudes, capacities, and difficulty level of learners should be kept in mind। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जब हम टीचिंग करें या टीचिंग करते समय हमें क्या है, इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, बच्चे का एप्टीट्यूड ध्यान में रखना है, कैपेसिटीज ध्यान में रखना है, डिफिकल्टी लेवल है जो लर्नर्स का वो ध्यान में रखना है। इन सबको ध्यान में रख के हमें सेंटेंस देना चाहिए। दूसरा, जैसे वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज शुड बी टॉट कीपिंग इन माइंड। वोकेबलरी हम पढ़ाएं या स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज हम पढ़ाएं, तो शुड बी टॉट कीपिंग इन माइंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द लर्नर्स एंड देन दे कुड बी अरेंज्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन अ लॉजिकल मैनर। बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि यदि हम वोकेबलरी पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी बेसिक होता है, एडवांस होता है। शुरुआत में कोई जो लर्नर्स है बहुत वीक है, या कह ले कि विद्यार्थी बिगिनर्स हैं, वीक कोई नहीं होता है, बिगिनर्स हैं, then we have to teach them very simple vocabulary, we have to teach them very simple sentence making formation etc। बात सीधे आप एडवांस पे लेवल, जैसे आपको पहले सिंपल टेंस और ये सब पढ़ाना है, आप सीधे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चले गए, आप नरेशन में चले गए, तो कठिन होगा, है ना। आप लोग जानते हैं ये सब। तो आप नरेशन या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस या एडवांस लेवल पे आप क्लॉजेस ने ऐसे बड़ी बड़ी चीजें आप पढ़ाना शुरू कर दिए, तो डिफिकल्ट होगा। पहले हम सिंपल लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं, ठीक है। रिलेट फॉर्म टू मीनिंग एंड कंटेक्चुअलाइज, ये देखिए, रिलेट फॉर्म टू मीनिंग एंड कंटेक्चुलाइज। ऑल क्लास एक्टिविटी शुड बी मीनिंगफुल, सारी क्लास कैसी होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। व्हाट एवर एक्टिविटी द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन, द स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट दे हियर से रीड आर राइट। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज हम पढ़ाते हैं, क्लास में एक्टिविटीज करते हैं, तो स्टूडेंट को वो समझ में आना चाहिए, वो जो सुन रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं, वो जो राइट कर रहे हैं, वो उनको समझ में आना चाहिए। कंटेक्स्ट में, किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है।
सॉरी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट, तो इट इज इनफ, ये बहुत सारी चीजें आज हमने कंप्लीट करी है ना, ये हमने पूरा पेडागोजी हमने आज कंप्लीट करी है। आप लोग इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का भी ये यूनिट 5 मैंने बहुत सारा आपको कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये आप देख सकते हैं कि हमने कितनी चीजें, हमने एक बार फिर से क्विक रिवीजन के माध्यम से आप देख सकते हैं। वेट, है ना, वेट, चलिए। तो ये हमने देखा ये सारे क्यों कैसे ओरिजिन हुआ, प्रिंसिपल हमने देखे, लैंग्वेज क्या है, फिर कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे, लैंग्वेज सिंबॉलिक होती, सिंबल होते हैं, सिस्टमेटिक होती है, आर्बिट्ररी होती है, एक ही वर्ड के अनेकों मीनिंग होते हैं, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होती है लैंग्वेज, है ना, बिल्कुल उसमें हर बिल्कुल नए नए वर्ड्स, नई नई चीजें आती रहती है। एम्स हमने देखे, अलग अलग बहुत सारे एम है इसके। लैंग्वेज की हम बात करें तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर एक को सीखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजीसी ने भी माना है कि बहुत ह्यूमनिस्टिक लैंग्वेज है। प्रिंसिपल हमने पढ़ा, मोटिवेशन और इंटरेस्ट के आधार पर हमको पढ़ाया जाना चाहिए। इमिटेशन से सीखी जाती है लैंग्वेज, हैबिट फॉर्मेशन का काम किया जाता है, हैबिट लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग वाली हैबिट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, जितनी ज्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे उतना सीखेंगे। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी लैंग्वेज पढ़ाते समय हर एक व्यक्ति का अपना अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटीज होती है, एबिलिटीज होती है, उसके हिसाब से हम पढ़ाना चाहिए। मदर टंग का यूज हम करके हम पढ़ा सकते हैं, है ना, हमारी ओरल अप्रोच होना चाहिए इसमें, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये आप फिर हमने देखा मैगजीन्स क्या है, तो नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस, इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी एग्जांपल दे बाद में स्ट्रक्चर बताएं, ठीक है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, रिलेट फ्रॉम फॉर्म टू मीनिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, है ना, यानी कोई भी जो वर्ड है वोकैब है उसको कॉन्टेक्स्ट में हम जोड़े समझाएं। तो ये साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, तो ये सारी बातें हमने फाइनली पढ़ी है। आज के लिए इतना काफी है। यूनिट 5 हमारा यहीं पर ओवर होता है। वी जस्ट कंप्लीट दिस यूनिट। इसमें हम क्वेश्चन एमसीक्यूज के माध्यम से और आगे बढ़ेंगे। अब हमारी नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे, प्रोबेबली हम जो है यूनिट 10 को हम शुरू करेंगे। दीज आर द स्मॉल यूनिट्स सो दैट वी कैन कवर ऑल दिस थिंग्स। So wish you all the best. Thank you very much. It is enough for today. And soon today I will upload all the notes. Thank you very much. Wish you all the best. Okay.